99. Nobin, please mute yourself. And Yes, sir. Yes, yes, sir. तो स्टार्ट करें। let's kick start. Okay, all the best, Garvid. ओके, It's थैंक all यू। yours. ओके, तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि फाइन ट्यूनिंग होता क्या है। आज हम ये सारा चीज़ पढ़ने वाले हैं। फाइन ट्यूनिंग से पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए, जो अभी हम पढ़ेंगे। उससे पहले एक और टॉपिक आता है, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन क्या होता है? क्वांटाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जैसे कि ये न्यूरल नेटवर्क है, जिसमें ये सारे के सारे पैरामीटर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे वेट्स होते हैं, ठीक है? और ये सारे वेट्स कैसे सेव होते हैं मेमोरी में? मेमोरी में ये सारे सेव होते हैं मैट्रिक्स फॉर्मेट में, कि भाई यहाँ भी ये सारे एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में सेव होते हैं। कैसे फॉर्मेट में? FP32 बिट फॉर्मेट में। अब ये FP32 बिट फॉर्मेट होता क्या है? ये एक फ्लोटिंग पॉइंट 32 बिट फॉर्मेट होता है। इसको अपन है ना फुल प्रेसिजन या सिंगल प्रेसिजन फॉर्मेट भी कहते हैं। मतलब कि जो भी ये 7.32 है ना, ये वैल्यू एक छोटी सी नंबर है, पर ये 7 बिट का मेमोरी में लेगा, स्पेस घेरेगा। ये पूरी मैट्रिक्स में जितने भी यहाँ पे अपन ने मैट्रिक्स दी है ना, तो ये पूरा एक 32 बिट का स्पेस घेरेगा, 7.32। और अपने पास LLM कितने सारे बड़े हैं, 7 बिलियन, 8 बिलियन, 10 बिलियन, 27 बिलियन। तो उसके हिसाब से फिर 32 बिट की मेमोरी कितनी बड़ी हो जाएगी, अपन सोच भी नहीं सकते। फिर उसके लिए क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम आएगी। जैसे अपने को कॉस्ट ज़्यादा आएगी, अपने को GPU की कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, फिर अपने को मेमोरी की कॉस्ट ज़्यादा आएगी, क्योंकि अपने को 32 बिट सेव करना है, ठीक है? और इसमें और भी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि उसके लिए अपन क्या करते हैं, जैसे ये अपन ने किया है ना कि इतनी सारी कॉस्ट, इतनी सारी जो भी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको है ना क्वांटाइजेशन की वजह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन होता क्या है? क्वांटाइजेशन ये होता है कि कन्वर्जन फ्रॉम हायर मेमोरी फॉर्मेट टू लोअर मेमोरी फॉर्मेट। जैसे कि 32 बिट है ना, जो अपने को जो मैट्रिक्स में सेव हो रहा है 32 बिट फॉर्मेट में, हम उसको कन्वर्ट करके 16 बिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं हाफ प्रिसिजन, ठीक है? और भी छोटा कर सकते हैं हम। 32 बिट को हम इंट 8 बिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर 32 बिट को इंट 4 बिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अभी तो एक नया आया है, 32 बिट को इंट 1 बिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आप है ना ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा आया है। अगर आपको पढ़ना हो तो मैंने लिंक दिया है, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है? अब जब है ना अपन ने ये छोटा कर दिया पूरा मॉडल ही, कि भाई जो 32 बिट की थी उसको हमने आधा कर दिया, या फिर कितना, 1/3 कर दिया, 1/4 कर दिया। तो इससे अपन है ना क्या कर सकते हैं, जो भी ये LLM है ना, हम छोटी मशीन में चला सकते हैं, जैसे एज डिवाइस हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, और भी छोटे छोटे डिवाइस में हम चला सकते हैं। पर इससे क्या होगा कि जो भी ये 32 बिट है या 16 बिट में कन्वर्ट हुआ या 8 बिट में जितने भी कन्वर्ट हुआ, इससे क्या होगी, मेमोरी लॉस हुई। अब इतना कन्वर्ट होने से क्या होगा कि जो वैल्यू है पूरी की पूरी स्पीच तो हो नहीं पाएगी ना। इससे क्या होगा, इंफॉर्मेशन का लॉस होगा, फिर इससे एक्यूरेसी घटेगी। तभी अपन को आती, इसके बीच में आती है फाइन ट्यूनिंग, काम आती है यहाँ पे। ताकि अपन क्या कर सकते हैं कि जो एक्यूरेसी घटी है ना, उसको हम फाइन ट्यूनिंग की वजह से और एक्यूरेटली थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, ठीक है? फिर हम क्या करते हैं, क्वांटाइजेशन की भी बहुत सारी टेक्निक्स आती है। जैसे कि एक तो होती है पोस्ट ट्रेनिंग क्वांटाइजेशन, ठीक है? इसमें क्या होता है, प्री ट्रेंड मॉडल होता है, जो भी बेस मॉडल होता है, जैसे चैट GPT-4 या फिर गैमा, कोई भी लामा, उसको हम कैलिब्रेट करते हैं और उसको क्वांटाइज मॉडल में बदलते हैं, मतलब कि छोटा करके यूज कर सकते हैं। अभी कैलिब्रेशन क्या होता है? कैलिब्रेशन क्या है कि भाई ये टेक्निक है कि हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं
32 बिट को इंट 8 में या किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं। अपने को मान लो जितने जैसे कि 1000 जीरो से 1000 नंबर से या डेटा टाइप से जितने भी है अपने को इंट 8 में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे वही ये कैलिब्रेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम है? हेलो? हेलो। नहीं 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 सही नहीं, 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 सही है। आप कंटिन्यू करो, मेरे पास थोड़ा continue मॉडिफाई करो। कर लीजिए। ओके ओके ओके। तो उसमें भी दो तरह की चीजें होती है, एक सिमेट्रिक होता है क्वांटाइजेशन, एक होता है असिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक में मतलब कि जो भी होती है ना क्वांटाइजेशन होता है ना वो जीरो के अराउंड रिजॉल्व करता है। जैसे कि हमने मान लो जो वेट से -1000 से 1000 लिया है हम उसको सिमेट्रिक की वजह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, साइंड लिया है ना अपने पास, साइंड इंटीजर है सारे के सारे, तो हम इसको 127 से -127 से 127 के अंदर हम उस -1000 से 1000 वाले को स्क्वीज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। इसमें क्या होता है कि जो जीरो, इसमें भी 3 स्टेप होते हैं, सिमेट्रिक क्वांटाइजेशन में भी 3 स्टेप होते हैं। जैसे पहला होता है 0 पॉइंट, फिर होता है स्केल फैक्टर और तीसरा होता है क्वांटाइजेशन। ठीक है, और जो सिमेट्रिक होता है ना क्वांटाइजेशन उसमें 0 पॉइंट ऑलवेज 0 रहेगा, मतलब कि इसका जीरो इसके हमेशा जीरो से ही रिप्रेजेंट होगा। वही जो स्क्वीज कर रहे हैं ना वैल्यू, तो इसका जीरो हमेशा इसी के जीरो से स्क्वीज होगा, इधर वाली वैल्यू इधर वाली के स्क्वीज होगी, और इधर वाली वैल्यू जो पॉजिटिव है ना वो पॉजिटिव वाली से ही स्क्वीज होगी। ठीक है, अब स्केल फैक्टर के भी एक फॉर्मूला होता है जिसमें अपन क्या करते हैं एक मैक्स वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। जैसे अपने यहाँ पे क्या लिया है -1000 से 1000 लिया है, मान लो यहाँ पे होता है -2000 से 1000, तो अपन यहाँ क्या करते हैं मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं किसकी, जो भी दिया है ना, जैसे -2000 और 2000 दोनों का एक हमने मोड लिया है, फिर यहाँ से एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाती है 2000 आ जाती है। अगर हमने -2000 से 1000 लिया जाता मतलब कुल मिला के मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है माइनस साइन को हटाने के बाद। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करते हैं जो भी मैक्स वैल्यू आई है ना उसको हम मैक्स इंटीजर टारगेट int से करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे मैक्स इंटीजर टारगेट क्या है 127 है ना, तो इसी से डिवाइड करेंगे। तो 1000 बाई 127 कितना हो गया स्केल फैक्टर 7.87। तो ये है स्केल फैक्टर, इसी से हमारी क्वांटाइजेशन होगी। ठीक है, अब ये क्वांटाइजेशन होती कैसे है कि वजह हमने लिया है जैसे कि 1000 लिया मान लेते हैं या फिर 2.5 लिया है, इसको हम है ना क्वांटाइज कैसे करेंगे। ठीक है, तो 2.5 डिवाइडेड बाई 7.87 करेंगे और उसका राउंड निकालेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी क्वांटाइज। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो रेंज होती है ना जैसे कि यहाँ अपन करते हैं 7.87, तो एक तरीके से कह सकते हैं अपन रेंज हो गया, जैसे कि 0 से 7 के जितने भी वैल्यू होगी ना वो एक ही वैल्यू से रिप्रेजेंट होगी। जैसे कि 0 से 7.87 तक सारे के सारे जीरो में ही कन्वर्ट होगी। अब यहाँ पे अपन 3.7 ले ले 4.7 ले ले कितना भी ले लो पूरा का पूरा जीरो जीरो में ही कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसे कैसे हम पूरा का पूरा जितने भी 1000 वैल्यूज है ना वो सारी की सारी यहाँ कन्वर्ट हो जाएगी ऐसे। और इसी तरह अपन ये सिमेट्रिक क्वांटाइजेशन होता है। तो इसमें कोई डाउट है? मैट्रिक क्वांटाइजेशन में किसी को डाउट है क्या? I think we can move on. तो Yes. नहीं, किसी को डाउट है तो चले आगे, नहीं हो तो ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। Continue, Gravit. ओके ओके, फिर आता है असिमेट्रिक क्वांटाइजेशन। ये किस लिए बेस्ट होती है, जब अपन अनसाइंड इंटीजर को ये ना मतलब स्क्वीज करने का कोशिश करते हैं ना तब ये बेस्ट होती है। जैसे कि अपने ऊपर लिया था ना, ऊपर में क्या था -1000 से 1000 कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि जीरो के अराउंड रिजॉल्व कर रहे हैं सारे के सारे वैल्यूज।
ठीक है, और इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है, पर अपने को चाहिए कि भाई कि अनसाइंड इंटीजर में ही कन्वर्ट करना है सारा का सारा, और वैल्यू क्या है 0 से 1000 है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, असिमेट्रिक क्वांटाइजेशन का यूज करते हैं, ठीक है। और इसका स्केल फैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं, जो वैल्यू है ना अपने को जिसमें कन्वर्ट करनी है, जैसे कि 0 से 1000 है, तो उसका हमें पहले तो रेंज निकालनी पड़ेगी कितना है, जैसे 0 से 1000 है तो वो निकाल लिया अपन ने। फिर इंट वैल्यू की रेंज क्या है, अनसाइंड इंट की होगी 0 से 255, और अगर साइंड इंट लेना तो उसमें -127 से 127 रहती है, ठीक है। तो हमने स्केल फैक्टर निकाल दिया यहाँ पे 1000 माइनस 0, जो कि जो हमारी पहले जो वैल्यू थी उसकी रेंज थी, और ये इंटीजर वैल्यू की रेंज है -255 माइनस 0। तो यहाँ से स्केल फैक्टर कितना आ गया 3.92। और इसका भी 0 पॉइंट निकालने का तरीका अलग होता है, जैसे कि अभी मान लेते हैं अपन, यहाँ पे तो अपन ने लिया है कितना 0 से 2000, यहाँ क्या पता मान लो -20 से 1000 हो या -50 से 1000 हो, तो 0 पॉइंट अलग होगा ना, मतलब इसका 0 इससे कैसे कनेक्टेड होगा वो देखना पड़ेगा। उसके लिए अपन को राउंड निकाल रहे हैं, कैसे कि भाई यहाँ तो मिनिमम टारगेट वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या है 0, और ये सारा का सारा स्केल क्या है 3.92, तो कुल मिला के इसका वैल्यू क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। फिर अपने को मान लेते हैं एक्स ले आए, 255 वैल्यू लिए है, क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला ये होता है कि एक्स वाई एस, एक्स क्या है जो वैल्यू हमें कन्वर्ट करनी है, ठीक है, एस क्या है स्केल फैक्टर है, ठीक है, और जेड क्या है 0 पॉइंट है, यहाँ तक है। फिर हमने क्या किया कि 255 बाई 3.92 प्लस 0 कर दिया, तो जो 255 है ना वो क्वांटाइज हो गया 65, 1000 को कन्वर्ट करना हो करेंगे तो वो उस हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी तक अपन ने कैलिब्रेशन समझ लिया है। कैलिब्रेशन क्या है, जो वैल्यू फ्रीज हो रही है ना, जो अपन जो इतना बड़ा डेटा मॉडल ले रहे हैं, उसको हम छोटा कैसे बना रहे हैं, वो चीज है, ये चीज है कि भाई 0 से 1000 जो वैल्यू है उसको हम इंटीजर 8 में या इंट 4 बिट में या 16 बिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसकी चीज ये मैंने बताई है अभी तक। तो इसमें कोई डाउट है? चलो ठीक है। तो अपन वापस आ जाते हैं नए टॉप इसी पे कि भाई हम क्या पढ़ रहे थे, क्वांटाइजेशन की टेक्निक पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें अपने ने पहली पढ़ी थी क्वांटाइजेशन ट्रेनिंग, सॉरी पोस्ट ट्रेनिंग क्वांटाइजेशन। इसमें क्या होता है, अपन ने क्या किया, प्री ट्रेन मॉडल लिया, उसके अपन कैलिब्रेशन लगाया, जैसे कि वो अभी अभी मैंने बताया था कि कैसे कन्वर्ट हो रहा है, तो कन्वर्जन किया, इससे हमारे पास क्या आ गया क्वांटाइज मॉडल आ गया। पर इसमें एक प्रॉब्लम होगी कि क्वांटाइज तो हो गया, इसमें एक्यूरेसी नहीं होगी, मेमोरी कम होगी, फिर और भी चीजें होगी। इसके लिए अपन क्या करते हैं, नई दूसरी एक और चीजें होती है, दूसरी एक और क्वांटाइजेशन की टेक्निक होती है, जिसमें क्या होता है कि प्री ट्रेन्ड मॉडल लेते हैं, फिर उसके ऊपर वो कैलिब्रेशन लगा के क्वांटाइजेशन कर दिया, और उसके बाद में हम क्या करते हैं फाइन ट्यूनिंग करते हैं इसके ऊपर, जो अपना ट्रेनिंग डेटा सेट है, जो अपन लेंगे ट्रेनिंग डेटा सेट के ऊपर हम उसको फाइन ट्यून करेंगे, उसको ट्रेन करेंगे वापस से। तो उससे क्या आएगा, एक क्वांटाइज मॉडल आएगा नया। वो क्या होता है, उसकी एक्यूरेसी लगभग लगभग अपन कह सकते हैं प्री ट्रेंड मॉडल के ऊपर ही रहती है, पर अपने डेटा सेट पे ज़्यादा रहेगी एक्यूरेसी बजाय दूसरी चीज़ों के ऊपर, ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं, ये फाइन ट्यूनिंग होती कैसे है ये चीज़ समझ। तो सबसे पहले अपन लेते हैं प्री ट्रेन्ड मॉडल, जैसे कोई भी मॉडल ले लेते हैं, GPT-4 हो, जेमा, जेफ, ठीक है। इसके ऊपर हम फुल पैरामीटर फाइन ट्यूनिंग करते हैं, जिससे क्या बनता है, जैसे कि ये एक मॉडल बन गया, और चैट जीपीटी बन जाए, या फिर जेमिनी बन जाएगा, मेटा का भी एक है वो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपन है ना डोमेन स्पेसिफिक
ट्यूनिंग भी कर सकते हैं, जैसे फाइनेंस हो गया, फाइनेंस में भी अपन है ना फाइन ट्यून करके उसका डेटा ला सकते हैं, ठीक है। फिर और भी चीज़ कर सकते हैं अपन फाइन ट्यूनिंग से। फाइन ट्यूनिंग से हम स्पेसिफिक टास्क होता है ना, उसके ऊपर भी हम फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। जैसे कि टास्क ए, टास्क बी जो भी है, जैसे कि एक रैक बनाना है मेरे को, तो रैक के ऊपर भी हम फाइन ट्यूनिंग लगा सकते हैं। चैटबॉट बनाना है, तो उसके ऊपर भी हम फाइन ट्यून कर सकते हैं। या फिर कोई भी वेक्टर डेटाबेस के साथ कुछ मिला के अपन को करना है, तो वहाँ भी अपन फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस फाइन ट्यूनिंग से कुछ मिला के ये चीज़ होती है कि अपने डेटा सेट के ऊपर उसकी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब अपन मॉडल को ट्रेन करते हैं, तब उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ये चीज़ होती है। अब फुल पैरामीटर फाइन ट्यूनिंग क्या होती है, ठीक है। फुल पैरामीटर फाइन ट्यूनिंग में क्या होता है, जैसे कि बहुत बड़ा मॉडल ले लेते हैं अपन, जैसे 175 बिलियन पैरामीटर्स का एक एलएलएम ले लिया, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि भाई सारे के सारे वेट्स अपडेट जब मॉडल ट्रेनिंग करेगा ना, तो उसके सारे वेट्स अपडेट होंगे। सारे वेट्स मतलब लिटरली 175 बिलियन पैरामीटर्स, सारे के सारे मतलब पैरामीटर्स के वेट चेंज होंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि इतने सारे पैरामीटर्स के वेट चेंज हो रहे हैं, तो उसका हार्डवेयर रिसोर्स लगेगा, कैसे काम करेगा, और उसमें फिर बहुत सारे जीपीयू भी लगेंगे, इतनी सारी चीज़ें होती है। और मेन टास्क है जो हम डाउनस्ट्रीम टास्क करते हैं ना, जैसे कि मॉडल मॉनिटरिंग नहीं कर पाएंगे, या फिर जीपीयू कंस्ट्रेंट ज़्यादा यूज करना पड़ेगा, रैम ज़्यादा यूज करनी पड़ेगी अपने को, और ज़्यादा, और मेन है कि जब ये 175 बिलियन पैरामीटर होगा, तो एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और इंफरेंसिंग करेंगे ना, जब अपन मॉडल से बात करेंगे या कुछ करेंगे, तब भी प्रॉब्लम बहुत सारी होगी। ये सारी चीज़ें होती है फुल पैरामीटर फाइन ट्यूनिंग। तो एक चीज़ होती है कि हमें सारा का सारा फुल पैरामीटर फाइन ट्यूनिंग में क्या करना पड़ता है, सारे के सारे वेट्स को अपडेट करना पड़ता है। पर अपन इतना कर तो नहीं सकते कि वही सारे के सारे वेट्स को अपडेट करें, इतना अपने पास जीपीयू भी नहीं है, या फिर पैसा है नहीं है, ठीक है। ये सब कौन करता है, जो जैसे ओपन एआई जैसी वेबसाइट है, कंपनी है, गूगल जैसा कंपनी है, वो कर सकती है, अपन नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर आती है दो टेक्निक आती है, एक तो होती है लोरा टेक्निक, एक होती है क्लोरा टेक्निक, ठीक है। लोरा टेक्निक क्या करती है, इसका फुल फॉर्म है लोअर रैंक एडाप्टेशन टेक्निक। इसमें क्या करते हैं अपन कि जो भी ये 175 बिलियन वेट्स है ना, हम उसको ट्रेन उसको बिना उसके ऊपर अपन काम नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी अपडेट होता है ना वेटेज, उसको ट्रैक करते हैं, ठीक है। उसी के ऊपर वापस से हम है ना अपना लॉस फंक्शन लगाते हैं, सब चीज़ें करते हैं, उसी के वेट को अपडेट करते हैं, और जो पुराना पैरामीटर्स है ना, जितने भी प्री ट्रेन्ड मॉडल है ना, उसके साथ ऐड करके हम फाइन ट्यून मॉडल बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो जो भी वेट्स होता है ना, जितने ये जो अपडेट होते हैं, उसको ट्रैक किया जाता है कि भाई कौन कौन से वेट्स अपडेट हुए हैं, क्या क्या है। तो उसी के ऊपर हम सारी चीज़ें आपस से लगाते हैं कि भाई हाँ इसी के वेट्स को चेंज करो, और जो प्री ट्रेंड मॉडल है ना, हम उसको कैश कर देते हैं कि भाई ये पड़ा रहा है, तो हम मैं इसको चेंज करके तेरे में ऐड कर, तेरी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ है कि मैट्रिक्स तो है, अब इसको मतलब ये जो वेट है ना ट्रैक कैसे होता है, ठीक है। उसके लिए भी बहुत सारी चीज होती है, पर अपन जैसे एक चीज होती है मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन। मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन होती क्या है कि जो भी ये मैट्रिक्स होते हैं ना, इसको अपन क्या करते हैं, ऐसे तोड़ देते हैं। जब अपन इसको और इसको रैंक वाइज तोड़ देते हैं, जैसे इसकी रैंक क्या है 1, तो जितनी कम रैंक होगी उतने कम पैरामीटर्स मेमोरी में सेव होंगे, और उतना फास्ट मॉडल बनेगा। जैसे अपने पास कितने, यहाँ कितने वेट सेव हो रहे हैं, 1 2 3 ऐसे करके 9 वेट यहाँ पे सेव हो रहे हैं। पर अपने मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन किया, तब कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो 3 वेट का डिफरेंस आ गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है जब आप है ना 175 बिलियन के पैरामीटर्स के हिसाब से आप चेक करते हो ना, तब, ठीक है। और अगर आपको
तो रैंक कैसे निकालनी है या क्या करना है रैंक से, अगर आपको रैंक का पता करना है कि रैंक कैसे निकालते हैं, तो आप है ना इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसमें बता रखा है कि रैंक कैसे कैलकुलेट करता है। पर अपने को इतना जानना जरूरी है, जितनी कम रैंक होगी उतना बढ़िया एक्यूरेसी से काम करेगा अपना मॉडल, और अपने मॉडल में वेट भी बहुत कम सेव होंगे। ठीक है, अभी अपने को जो मैटर है ना कि ये कैसे काम करता है, सारी की सारी चीजें, तो फाइन ट्यूनिंग के भी बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, पहला है प्रीफिक्स एम्बेड, प्रीफिक्स लेयर, अडाप्टर, लोरा। लोरा में क्या होती है, जब रैंक बढ़ती है ना धीरे धीरे, पर इसके पैरामीटर्स बहुत कम बढ़ते हैं। ठीक है, 175 बिलियन पैरामीटर्स हैं। जब आप रैंक 1 लगाते हो तो 4.7 मिलियन पैरामीटर्स हो जाते हैं, जो कि लिटरली 0.0 समथिंग, 0.6 और समथिंग होगा। ठीक है, फिर जैसे जैसे रैंक बढ़ाएंगे तो पैरामीटर्स बढ़ेगा। ठीक है, और ये रैंक कब काम आती है ज्यादातर, जब आपको जैसे छोटी छोटी टास्क होते हैं ना, अपन जैसे कि कोई कन्वर्सेशन हो गया या फिर कुछ भी छोटा मोटा टास्क होता है, तब हम है ना रैंक 1 2 4 रख सकते हैं, जिसमें बहुत कम पैरामीटर्स होंगे पर काम हो जाएगा। पर अगर आपको रैंक ज़्यादा रखना है या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क करना है, जैसे कि अपन कह सकते हैं मैथमेटिक्स हो गया, या फिर कुछ भी जो रीजनिंग के लिए काम आती है, उसके लिए यूज करना है, तब अपने को है ना रैंक बढ़ा के 8 कर सकते हैं या फिर 64 कर सकते हैं। 64 करने की जरूरत नहीं है, अपन रैंक 8 तक जाए तो भी बहुत है। इसमें भी अपने को इतने सारे पैरामीटर्स मिल जाते हैं, 37.7 मिलियन पैरामीटर्स हो जाते हैं, जो कि ट्रेन करने के लिए बहुत सही रहता है। ठीक है, तो यही बता रखा है यहाँ पे कि भाई रैंक सिलेक्शन मैटर कहाँ करती है, जब आप कॉम्प्लेक्स थिंग्स को करते हो, जब आप कॉम्प्लेक्स थिंग्स को मतलब ट्रेन करने की कोशिश करते हो, जैसे मैथमेटिक्स हो गया या रीजनिंग हो गया, उसके ऊपर। ठीक है, एक और एग्जांपल ले रखा मैंने यहाँ पे कि भाई जब पैरामीटर्स कितने हैं, 7 बिलियन पैरामीटर्स हैं और रैंक कितनी है 1, तो पैरामीटर्स कितने कम हो जाते हैं। ठीक है, 13 बिलियन पे कितने हो जाते हैं, 180 बिलियन पे पैरामीटर्स बहुत कम हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे करते करते रैंक बढ़ा देना तो भी कितना मतलब कम घटता है कि भैया 180 बिलियन के हिसाब से बहुत कम होता है। ये काम आती है रैंक के हिसाब से कि भाई हम क्वांटाइजेशन इसलिए काम लेते हैं। ठीक है, फाइन ट्यूनिंग में यहाँ कोई प्रॉब्लम है किसी को? हाँ द्रवित, आई थिंक There मुझे any एक doubt? थिंक जो पॉसिबल हो सकता है कि अगर रैंक हम बढ़ाते जाते तो उससे एक्यूरेसी पे फर्क पड़ता है। हाँ, एक्यूरेसी पे फर्क पड़ता है ना। एक्चुअली हम कह सकते हैं रैंक रैंक कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर जब आप है ना कॉम्प्लेक्स थिंक्स करते हो ना, तब रैंक ज्यादा करते हैं। जैसे कि जितने ज्यादा पैरामीटर्स होंगे ना आपके पास, उतने बढ़िया काम करेगा मॉडल। और अपने को जैसे कि छोटी मोटी टास्क करने हैं ना, तो रैंक आप छोटी ले सकते हो, क्योंकि छोटे टास्क करने में इतना काम नहीं आता पैरामीटर्स। जब आप का एक्यूरेसी सबकी सेम ही रहेगी, क्योंकि आप अपने डेटा सेट पे ट्रेन कर रहे हो ना। ठीक है, तो अपने डेटा सेट पे जब ट्रेन करोगे तो काम तो वही होगा, जितना जितना आप जितनी बार आप ट्रेन करोगे, जितने आप क्या बोलते हैं ना लूप लगाओगे ना ट्रेनिंग का, तो वो एक्यूरेसी तो बढ़ती जाएगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम अपने हमने लोरा क्यों यूज किया, ताकि ये 175 बिलियन पैरामीटर्स है, उसको कम कर सके। ये होता है मैम, समझ में आया? हाँ, ओके, यू कैन कंटिन्यू। और किसी को डाउट हो तो बोल दो आप। किसी को डाउट नहीं है तो कोड पे चले, हाँ कोई तो बोलो। बिल्कुल, लेट्स स्टार्ट कोडिंग। मेरा एक क्वेश्चन, हाँ बोलो। मॉडल मॉडल इन्फ्रेंसिंग करने के लिए बड़ा मॉडल का क्या प्रॉब्लम है? इन्फ्लुएंसिंग करने में भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि जीपीयू जब आप यूज करते हो ना इन्फ्लुएंसिंग करने के लिए,
वो जीपीयू यूज करता है। तो जितना बड़ा जीपीयू मॉडल होगा उतना आपको बड़ा जीपीयू लेना पड़ेगा। जीपीयू का यूज तो एक इशू है, बट मॉडल इन्फ्लुएंसिंग मींस यूज करने के टाइम क्या प्रॉब्लम होता है? इफ द मॉडल इज अ बिग वन, व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाई इट इज अ प्रॉब्लम प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है इन्फ्लुएंसिंग में। प्रॉब्लम कहाँ, मैंने ये बताया कि इन्फ्लुएंसिंग में प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप 175 बिलियन का पैरामीटर्स का लोगे ना, तब प्रॉब्लम ये आती है कि आपका रिस्पॉन्स स्लो होगा थोड़ा, क्योंकि वहाँ वो काम नहीं करेगा। मतलब कि इतने सारे पैरामीटर्स है ना, तो वो जो काम करेगा तो सारे के सारे वेट चेंज होंगे उसके, मतलब रिस्पॉन्स निकालने के लिए। मॉडल को ज्यादा थिंक करना पड़ेगा, राइट? हाँ, I इतने सारे I would पैरामीटर्स like है ना। और जीपीयू ज़्यादा यूज करेगा, मेमोरी ज़्यादा यूज करेगा, इसलिए वो Yes. ज़्यादा टाइम लेगा रिस्पॉन्स जनरेट करने में। थैंक यू। इसलिए हम मॉडल को थोड़ा छोटा बनाते हैं ताकि कम टाइम लगे, रिस्पॉन्स भी जनरेट जल्दी हो, और हम ट्रेनिंग, अगर उसके ऊपर ट्रेनिंग भी करना चाहें तो वो भी जल्दी जल्दी ट्रेनिंग हो जाए। तो गर्वित भाई, मोटा हाँ, मोटा समझ मोटा मोटा समझ है कि क्वांटाइजेशन का जरूरत क्यों है? मैं- hello. क्वांटाइजेशन का think मतलब ये है कि जो बड़ा चीज होता है ना, उसको छोटा करके हम यूज छोटा करना है, करके मतलब मेन चीज ये है। Agravit, कस्टमाइजली uh, करने के लिए, sorry to राइट? interrupt. Sorry to interrupt. Sorry to interrupt. Agravit, I think I will be better at this too. मैं इसको बेहतर तरीके से बता पाऊंगा। ओके ओके Could you ओके please आप ओके। मुझे बता सकते हैं आप कौन बोल रहे हैं, और थोड़ा आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार और रिपीट करेंगे प्लीज? मैं नवीन बोल रहा हूँ, बांग्लादेश से। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। आप इंग्लिश में पूछ लीजिए, कोई Yeah. इशू नहीं। My question is, why it is giving problem during modeling inferencing? ये अगर हिंदी हिंदी में समझने में कुछ समझने इशू में आई कोई कैन से प्रॉब्लम नहीं इट। है। अब हिंदी में ठीक है, कंटिन्यू करो। तो आपके पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि बड़े मॉडल के साथ में इशू क्या है, हम उसको अवॉइड क्यों करते हैं। तो लेट्स से बड़ा मॉडल का साइज 70 GB, 30 GB, एंड इट कुड बी एनीथिंग। जितना बड़ा मॉडल होता है वो उतना मेमोरी कंज्यूम करता है स्टोर करने के टाइम पे। जब आप उसको रैम में सॉरी, जब आप उसको रैम में लोड करते हो तो वो अपने आप को एक्सपैंड कर रहा होता है, और वो और ज्यादा मेमोरी कैप्चर करता है, और ज्यादा आपका सिस्टम हार्डवेयर लोकली ले लो या रिसोर्स सर्वर यूज पे ले लो, करता है। वो एक फाइनाइट रिसोर्स है। ठीक है, जब आप उसमें बहुत ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करते हो तो वो रिसोर्सेज उतने ज्यादा उसमें कंज्यूम कर रहा होता है। अब आपने लेट्स से आपके पास 100 GB का रैम में आपने मॉडल लोड कर दिया। अब आप कंप्यूटर को बोलते हो, सीपीयू को बोलते हो कि भाई इसका यूज करो, इसे प्रोसेस करो, तो वो जाहिर सी बात है उसको प्रोसेस करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़्यादा टाइम लगेगा तो हमारे रिसोर्सेज खर्चा होंगे। और आइडियली जब आप इन्फ्रेंस कर रहे होते हो तो आप किसी चीज़ का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हो, और जब आप किसी चीज़ का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो तो एज अ कंपनी, एज अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर आप अपना खर्च कम रखना चाहते हो। तो आप एक ट्रेड ऑफ फाइंड आउट करते हो कि मेरा खर्च भी कम रहे और जो मैं प्रोसेसिंग करना चाह रहा हूँ वो एफिशिएंटली हो जाए। क्वांटाइजेशन उसका एक सॉल्यूशन है। क्वांटाइजेशन में क्या होता है कि हम मॉडल का साइज रिड्यूस कर देते हैं, जिससे कि उसका फुटप्रिंट कम हो जाता है रैम का। और जब उसका साइज 100 GB से हम 10 GB पे ले जाते हैं, तो जो हमें प्रोसेसिंग करना है इन्फ्रेंस के टाइम पे, दैट इज कॉल्ड लाइक गेटिंग द आउटपुट फ्रॉम द मॉडल। ये फाइनल जिस जब भी हम मॉडल को प्रोडक्शन में देते हैं तो जनरली वी कॉल इट इन्फ्रेंस, राइट। सो उस समय पर जितना कम छोटा हमारा मॉडल होगा उसको उतने कम रिसोर्सेज लेकर आउटपुट जनरेट वो कर पाएगा। and that is why we go for quantization now. Why quantization? Quantization में क्या होता है कि
लेट्स से आपका मॉडल, जो जनरली जितने भी मॉडल बन रहे होते हैं वो FP32 में ट्रेन होते हैं। FP32 डेटा का साइज है, जैसे कि आपने सुना होगा 32 बिट का कंप्यूटर, 64 बिट का कंप्यूटर। So FP32 bit is like how many number bits are there and how many points after a decimal it is giving you the numbers. Okay. And Yeah. जो लास्ट के नंबर होते हैं वो लेट्स से 0 से लेके 16 तक के 32 तक के नंबर है। तो जो लास्ट के 17 से लेके 32 तक के नंबर्स होंगे, 32 तक के नंबर होंगे, वो उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते हैं मॉडल के रिजल्ट में। तो हम क्या करते हैं, उसे ट्रिम आउट कर देते हैं। तो जब हम लास्ट के 16 नंबर हटा देंगे तो सिर्फ 16 बचेंगे, दैट इज कॉल्ड FP16। देन अगर आप उस 16 में से भी 8 हटा दोगे तो यू विल गेट 8, int 8, then it is not called FP8, it is called int 8। Similarly you can again like it is reduced is the power of 2, so like 2 to the power 2, 3, 4 and so on। So recently Microsoft has done what they have gone for 1 bit, that is a whole different story, it is very new, so we will not be talking about, but general idea behind quantization is that कि आप उस मॉडल का जो एंड का पार्ट है, जो कि नंबर्स नॉन रिलेवेंट है और उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे एक्यूरेसी में, आप उनको हटा देते हो, जिससे आपके मॉडल का साइज रिड्यूस होता है। इन टर्न्स आपको एक्यूरेसी तो मेंटेन रहती है, यस देयर इज, हाँ एक्यूरेसी में ड्रॉप आता है बट उतना सिग्निफिकेंट नहीं आता है जितना कि वो हमें बेनिफिट दे रहा होता है, इन टर्म्स ऑफ कि उसका साइज कम हो जाता है, हम उसको कम रिसोर्सेज लगा के रन कर पाते हैं और वो फास्ट भी हो जाता है। तो इट इज अ विन विन सिचुएशन। Okay. अभी कोई Is डाउट है? there any standardization for better best output during Sorry? quantization? Is there any type of standardization or any scale we use to get the best output through quantization? Yeah, generally you go for FP16 in terms of normal deep learning model. But if we talk about quantization in LLMs, LLM का साइज बहुत बड़ा होता है, तो फिर हम उसको Q4 और जो 4 बिट वाले मॉडल होते हैं, क्वांटाइज टू 4 डिजिट और 4 इंटीजर, वो वाले मॉडल्स पे हम जा रहे होते हैं जनरली। Okay, thank you, bro. Please continue. Is there any other doubt anybody have? अगर डाउट नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम ही है ना यार। मुझको एक हाँ चीज आई मीन, पूछना था, अगर फुल पैरामीटर अभी जो डिस्कशन हुआ कि हम लोग जो पैरामीटर्स यूज नहीं करते उसको ट्रिम आउट कर दे रहे, आई थिंक वो फाइन ट्यूनिंग के टाइम पे होता है, राइट? मतलब जब फुल पैरामीटर फाइन ट्यून होता है, लेकिन जब हम लोग लॉरा व क्यू लॉरा करते हैं उसमें तो हम लोग एग्जैक्टली जो मॉडल है उसके जो पैरामीटर्स है उनको छेड़ते नहीं है उतना, तो उस टाइम में क्या होता है? नहीं क्या करते तो हैं वो बता दूंगा, जो आएगा ना, जब कोड आएगा तब बता दूंगा, उसमें वो बता रखा हूँ। ओके Gravit, meanwhile, I think I can answer this. Allow me. So, हाँ, फाइन प्लीज ट्यूनिंग आप के टाइम बताइए। पे, जी, फाइन ट्यूनिंग के टाइम पे क्या होता है कि हम जो मॉडल्स के एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, जो वैल्यूज हैं, हम उन वैल्यूज को मॉडिफाई कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन द कस्टम इनपुट, कि अगर हमारा ये कस्टम इनपुट है और ये कस्टम आउटपुट है, उस बेसिस पे मॉडल के जो अंदर स्टोर्स वैल्यूज हैं, फॉर एन एग्जांपल 0.1 2 3 4 5 6 एनीथिंग एंड सो ऑन, इस तरह के वैल्यूज होते हैं हर एक इंडिविजुअल न्यूरॉन लेवल पे, हम उनको मॉडिफाई कर रहे होते हैं ताकि जब हमारा स्पेसिफिक इनपुट आए तो वो ट्रिगर हो और हमें एक स्पेसिफिक आउटपुट दे। दैट इज व्हाट हैपेंस इन द फाइन ट्यूनिंग। बट जब हम क्वांटाइजेशन कर रहे होते हैं, जो नंबर स्टोर है एक्चुअली, जिसे हमने फाइन ट्यूनिंग में चेंज किया है या ट्रेनिंग में सीखा है, उसका साइज कम कर रहे होते हैं। लेट्स से एक ट्रेन है, आई विल गिव यू अ फिजिकल एग्जांपल फॉर दिस। एक ट्रेन है जिसमें 20 डब्बे लगे हुए हैं और इन अवर केस 32 डब्बे लगे हुए हैं। अब इन 32 डब्बों में किसको कहाँ पे कैसे रखना है, वो वैल्यू इसमें कहाँ पे क्या होना चाहिए, वो हमने ट्रेनिंग के टाइम पे सीखा और वो सब हम सीख गए। अभी ये 32 डब्बे एक जैसे हैं।
और जब हमने इसमें स्पेसिफिक ऑर्डर में बिठाना चालू किया ताकि ट्रेन एक ऑर्गेनाइज्ड हो जाए। अभी हमने किसी को भी कहीं पे भी छोड़ दिया। फाइन ट्यूनिंग में हमने क्या करा कि इस ट्रेन के डब्बों को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर दिया और इस डब्बों के अंदर के कंटेंट को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर दिया ताकि जब हमारा स्पेसिफिक इनपुट आए तो वो स्पेसिफिक आउटपुट दे जो हम चाहते हैं। क्वांटाइजेशन के टाइम पे क्या होता है कि जब मुझे मॉडल का साइज कम करना है तब मैं क्या करता हूँ कि लेट से अगर मुझे FP16 करना है तो मैं इस ट्रेन के 17 से लेके 32 के तक के जो डब्बे हैं उन डब्बों को हटा ही दूंगा, पूरी तरह से उनको हटा के डिलीट कर दूंगा। अभी मेरे पास सिर्फ 16 डब्बे बचे हैं और उसके अंदर जो कंटेंट है, जो पैरामीटर सीखे हुए हैं, वो रखे हुए हैं और उन्हीं के बेसिस पे अब मुझे आउटपुट आएगा। इसका फायदा ये होता है कि वो जगह कम लेता है और जल्दी चलता है। इसी तरह से मैं इसमें से और डब्बे कम कर सकता हूँ, 8 डब्बे भी रख सकता हूँ, 4 भी रख सकता हूँ, डिपेंडिंग कि मुझे किस लेवल का क्वांटाइजेशन चाहिए और किस लेवल का मैं परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये हिट एंड ट्रायल होता है। कई आपको करके देखना होता है कि किस लेवल के क्वांटाइजेशन पे आपको किस लेवल का परफॉर्मेंस आ रहा है। और क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारी रिसर्च पहले से हो रखी है तो एक जनरल रूल बना हुआ है कि LLM के केस में अगर आप Q4 पे जाओगे तो आपको जनरली लाइट वेट और एक अच्छा आउटपुट के साथ में एक अच्छा मॉडल मिल जाएगा। अदरवाइज इनिशियली हम लोगों को कई बार खुद से ही करके देखना पड़ता है। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेरी। हाँ, मैं समझ गया, लेकिन एक चीज, लास्ट एक डाउट है मुझको कि जी। पहले हम लोग फाइन ट्यूनिंग करेंगे, क्योंकि मुझको तो पहले ऑर्डर्स चाहिए होगा, राइट, कि किस ऑर्डर में वो मेरा होना चाहिए, उसके बाद ना क्वांटाइजेशन होगा, राइट, उसके बाद हम लोग मॉडल को ये छोटा करेंगे। ऑर्डर फिक्स नहीं है। इन केस ऑफ ये ऑर्डर फिक्स नहीं है। आप पहले जनरली क्या होता है कि हम फाइन ट्यून कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल मॉडल जो कि हमारे नॉर्मल मेमोरी में आ जाता है। तो जनरली हम उसको फाइन ट्यून करते हैं फिर क्वांटाइज करते हैं। इन केस ऑफ LLM, क्योंकि LLM का साइज बड़ा है तो हम स्टार्ट ही क्वांटाइज मॉडल के साथ में करते हैं फिर उसको फाइन ट्यून करते हैं। इससे हमारे रिसोर्सेज कम लगता है। समझा। अगर जेन AI के लोग अगर फाइन ट्यूनिंग करना चाहते हैं तो आइडियली सजेस्टेड ये रहेगा कि आप एक क्वांटाइज्ड मॉडल को लें और फिर उसे फाइन ट्यून करें। अगर आपके पास GPU रिसोर्सेज और सर्वर सिस्टम्स अवेलेबल हैं then you can go with the full model, but that is not suggested. गॉट इट। Okay, bro. Anything else or एक shall we move to इसमें the डाउट हो गया मेरे को, मैं थोड़ा समझा देता हूँ वो कैसे काम करता है। तो FP32 से FP16 किया ना अपन ने, कैसे काम किया था मैंने बताया था यहाँ पे। ये देखो, एक्चुअली हटाते नहीं है हम, स्क्वीज करते हैं। जैसे ये है ना, तो ये 0 0 में कन्वर्ट होगा, मतलब कि ये स्क्वीज होके 0 बनेगा और ये जो 1000 वैल्यू है ना वो 255 तक में कन्वर्ट होगी और बीच में जितनी भी चीज़ें हैं ना वो एक तरह की रेंज हो जाएगी कि भाई इस रेंज वाली जितनी भी वैल्यूज है ना वो 0 के अंदर ही आ जाएगी, इस रेंज वाली 1 के अंदर आएगी, इस रेंज के अंदर वाली आ, 2 के अंदर आएगी। ठीक है, अपन ने क्या लिया था, 3.92 आया था ना यहाँ वैल्यू, ये कहाँ गया, 3.92 आया था ना। ये एक तरीके से रेंज ही समझ सकते हैं आप कि भाई 0 वाली वैल्यू 0 में कन्वर्ट होगी, 1 वाली भी 0 में कन्वर्ट होगी, 2 वाली भी 0 में कन्वर्ट होगी। जब तक कि वो 3.92 तक ना आ जाए तब तक वो 0 में कन्वर्ट होगी। जैसे ही वो 3.92 से ज़्यादा हो गया, जैसे कि अपने मान लेते हैं अपन 4 हो गया तो वो 1 आ गया ना, वैल्यू 1 आ गई। अब तो वो जितने भी उसके आगे की वैल्यू जो भी है ना उसकी रेंज तक वो सारी की सारी वैल्यू 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 में स्क्वीज हो जाएगी। इस तरह हम है ना FP16 और int8 int4 ऐसे स्क्वीज होता है। हेलो जी। मैं आई कांट से कि मुझको पूरा समझ में आया, लेकिन एक जीस्ट में समझा। आप जो कह रहे हो उसका एक जीस्ट में समझा, लेकिन मैं 100% नॉट श्योर कि मैं पूरा सब मेरे दिमाग में घुसा है ये इरेजर का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप समझ जाओगे जब चीजें, मैं आपको ये इरेजर का लिंक दूंगा ना, आप पढ़ोगे ना तब समझ में आ जाएगा। और यही चीज है कि जो वैल्यू आ रही है ना, स्केल फैक्टर हमने लिया है ना, वो जो वैल्यू है अपन कह सकते हैं अपन
जैसे कि ले लेते हैं, जो 40 वैल्यू है उसको 10 में कन्वर्ट करना है, जैसे कि समझ लेते हैं कि जो भी 0 से 40 की वैल्यू है उसको 0 से 10 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? 40 बटा 10 कितना होगा? 4। तो 1 से 4 तक की वैल्यू जो भी होगी वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। 2 से 8 तक की, सॉरी, 4 से 8 तक की जितनी भी वैल्यू होगी वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे करते करते 36 से 40 जितनी भी वैल्यू होगी ना वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे वो स्केल फैक्टर लिया ना अपन ने, तो यहाँ क्या है? अच्छा 1000, यहाँ के, तो ये एक स्केल फैक्टर लिया है कि भाई इतनी वैल्यू तक वो 0 तक कन्वर्ट रहेगी, इससे ज़्यादा होगी तो 1 हो जाएगा। ऐसे करते करते 255 तक वैल्यू स्क्वीज होती रहेगी। ओके ये मैं आपको ये इरेजर का लिंक दे दूंगा, हो जाएगा अगर आप आई थिंक थोड़ा और। या सो बेसिकली व्हाट यू डू, अब आपको FP32 से नीचे स्केल डाउन करना है तो आप एक स्केलर लेते हो, आप FP32 के नंबर को उस स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, आपको FP16 का नंबर मिल जाता है। दैट इज व्हाट इट इज इन सिंपल टर्म्स। ठीक है। ओके, आई ठीक थिंक है। वी हाँ, shall we वी move कैन on? प्रोसीड फर्दर। Okay. Gravit, let's continue with the code. I think we should start the code. ओके। Gravit, I can't see your screen. Could you please reshare? वो शेयर ही नहीं किया मैंने, कर रहा हूँ। पहले दो कोड एक बार ढंग से समझना, क्योंकि दो कोड ही है जो मेन कोड है, उसी के ऊपर लोरा और क्लोरा में 3 से 4 लाइनें एक्स्ट्रा लिख रखी है जो कि लोरा और क्लोरा को समझाती है। बाकी पूरा कोड लगभग सेम ही रहेगा। तो पहले के दो कोड बेस है तो ध्यान से समझ। ठीक है। हाँ, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, फाइन ट्यूनिंग करने के लिए अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है ट्रांसफॉर्मर की। ये लाइब्रेरी किसने बनाई है? ये लाइब्रेरी बनाई है हगिंग फेस ने। अपने जितने भी मॉडल हो गए, टोकनाइजर हो गए, जितने भी मॉडल्स को इंपोर्ट करवाने के लिए ये लाइब्रेरी बनाई है हगिंग फेस ने। ठीक है। अपन क्या करते हैं, एक एचएफ टोकन लेते हैं। ये एचएफ टोकन आप है ना कहाँ से, हगिंग फेस की वेबसाइट से जाके जनरेट करके यहाँ लगा सकते हो। फिर हमने क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंपोर्ट किया। फिर इससे हमने क्या किया कि ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में एचएफ टोकन को डाल दिया। ठीक है। फिर हमने एक टॉर्च नाम की लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया। ये टॉर्च वेबसाइट ये है ना डीप लर्निंग में ज़्यादा काम आती है। और इसका काम ये होता है कि ये जीपीयू से कनेक्ट करवाती है कि भाई सारा काम जीपीयू पे ही चले। इसलिए हम टॉर्च का यूज करते हैं मेन चीज़ में। ठीक है। तो जैसे अपन ने रन कर देते हैं, सही रहता है, प्रॉब्लम आएगी। मैं ये कोड बेस भी दे रखे हैं मैंने यहाँ पे। ठीक है। इरेजर का फाइल दूंगा, उसमें सारे कोड बेस भी दे रखे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है।
थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम है ना। ठीक है, सारी फाइल हो गई। फिर हमने एच एफ टोकन को इम्पोर्ट कर लिया, ले वहाँ से कॉपी करके यहाँ लेके आ गए। फिर हमने क्या किया, ओ एस को इम्पोर्ट कर लिया और ओ एस में हमने एच एफ टोकन डाल दिया। फिर हमने इम्पोर्ट किया टॉर्च को। ये क्या करेगी कि अपने को डिवाइस सेटअप करके देगी कि भाई अगर अगर हमने ये क्या बोलते हैं कि जीपीयू कनेक्ट कर रखा है तो जीपीयू आ जाएगा, नहीं नहीं तो सीपीयू कनेक्टेड बताएगा कि भाई कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो जैसे मैं रन करूँगा तो क्यूडा यूज मतलब कि सीपीयू यूज कर रहे हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मर की लाइब्रेरी से दो क्लास इंपोर्ट की। पहले तो ऑटो टोकनाइजर और दूसरी है ऑटो मॉडल और कॉजल अलम। ऑटो टोकनाइजर क्या करता है, ऑटो टोकनाइजर क्या करता है कि जो भी मॉडल होता है ना उसके हिसाब से टोकनाइजर को इंपोर्ट करता है उसी की फाइल्स में से। ठीक है, और ऑटो मॉडल कॉजल अलम क्या करता है कि कैजुअल लैंग्वेज मॉडल होते हैं ना जितने, उनको इंपोर्ट करने के लिए ये वाली क्लास यूज होती है। और हम इसमें यूज क्या करेंगे, क्या हुआ, यू हुआ कैन क्या, कंटिन्यू, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ओके ओके। Continue. फिर हमने क्या किया, मॉडल ले लिया गूगल गेमा 3 1, गूगल गेमा 3 1 बिट। ठीक है, और यहाँ से हमने जो हमने लिया था ऑटो टोकनाइजर इंपोर्ट किया था उससे हमने मॉडल उस मॉडल का टोकनाइजर इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, तो अपन भी कर लेते हैं एक बार, चल रहा है क्या। ये टोकनाइजर आ जाएगा यहाँ पे। अब ये टोकनाइजर काम कर रहा है नहीं कर रहा है ये देखना पड़ेगा ना। अपने क्या किया, एक टेस्टिंग लगा दी कि भाई टोकनाइजर में काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये टेक्स्ट है, ये इसका टोकनाइज हो गया और ये इसका अटेंशन मास्क है। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं, मॉडल को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। मॉडल कौन सा है, गूगल गेमा। ठीक है, इसमें डेटा टाइप देखो, फ्लोट 16 है। अगर है ना आप है ना जो कंडीशन बोला था ना मैंने, ये वही चीज कह सकते हैं अपन कि डेटा कैसा यूज हो रहा है, फ्लोट 16 में यूज हो रहा है। अगर अगर अपना जुड़ा अवेलेबल है, मतलब कि अगर अपना जीपीयू अवेलेबल है तो 16 ही करो, और अवेलेबल नहीं है तो 32 का ही काम कर लो। ये होता है मेन चीज। ठीक है, इसका काम कहाँ आता है, कंप्यूटेशन में यूज होता है ये सारी चीजें, कि भाई 16 बिट का यूज होगा जिससे कम वैल्यू, मतलब कम की कम हमें बोलते हैं ना इसको, टाइम लगेगा कैलकुलेशन में। ठीक है, बेसिकली तो यहाँ से अपन साइज को, आप कर देता है। हाँ ठीक है, तो यहाँ से मॉडल आ गया, हमने मॉडल इंस्टॉल कर दिया। फिर हमने क्या किया, कन्वर्सेशन डाली। तो ये एक चैट एलएम नाम का प्रॉम्प्ट है, जो कि प्रॉम्प्टिंग आपने पढ़ी होगी, इसमें एक तरह का है जिसमें यूजर दे रखा है, इसमें कंटेंट है विच इज द बेस्ट एआई टू लर्न, और असिस्टेंट क्या है, द बेस्ट प्लेस टू लर्न जेन एआई। ये दो दे रखे हैं अपन ने इनपुट कन्वर्सेशन में कि भाई ये इनपुट कन्वर्सेशन है। अब अपने इसको इनपुट कन्वर्सेशन के हिसाब से अपने को इसको मॉडल को ट्रेन करना है। पर उससे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं ना, टोकनाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, टोकनाइज किया। अगर अपन ने टोकनाइज ट्रू किया है तो टोकनाइज हो गया। ये क्या कर रहा है, पाइटॉट टेंसर में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि मॉडल एक्सेप्ट करता है। अगर हम पाइटॉट टेंसर हटा देंगे तो सिंपल एरे में, मतलब सिंपल लिस्ट में ही कन्वर्ट करेगा, जो कि काम ही नहीं करेगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ से इनपुट टोकन जो अप्लाई चैट टेम्पलेट से लिया, टोकनाइज किया और इसको हमने प्रिंट करवा दिया ताकि ये दिख रहा है। ठीक है, अभी अपने को आउटपुट चाहिए कैसा, तो जेन ए आई 1.0 बाई टाई कोड एंड फ्यूज गर्ग यूज कूपन फ्यूज 10 प्लीज, ये वाला आउटपुट लेवल चाहिए अपन को। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक बार देखते हैं कैसे काम करता है कि भाई जो अप्लाई चैट टेम्पलेट किया ना अपन ने यहाँ पे, तो ये तो क्या किया इसने, कन्वर्ट किया गया टेंसर में कन्वर्ट किया। पर अप्लाई चैट टेम्पलेट में चैट टेम्पलेट कैसा दिखता है वो देखना पड़ेगा ना अपन को।
तो हमने क्या किया यही चीज़ कि भाई टोकनाइज जो भी इनपुट कन्वर्सेशन था उसके ऊपर हमने अप्लाई चेंज टेम्पलेट लगाया, टोकनाइज क्या किया फॉल्स, जिससे टोकनाइजेशन नहीं होगी और जो फाइनल मैसेज है ना ट्रू कर जाए कि जो लास्ट में जो वैल्यू आएगी ना उसको हम रख देते हैं कि भाई अभी तो एंड ऑफ स्ट्रीम मत लगाना अभी, हम उसके बाद में एक आउटपुट लेबल लगाएंगे यहाँ पे कि द बेस्ट प्लेस टू लर्न जेन एआई इज, और उसके बाद ये वाला जेन एआई कोहोर्ट ये लगाएंगे, इसलिए तुम कुछ भी मत करना। ये मैंने कर दिया यहाँ पे। तो इससे क्या आया कि भाई टोकनाइजर दिख गया कि भाई ये वाला चीज़ है, ये होता है इसका फॉर्मेट, चैट का फॉर्मेट ये ऐसे एक्सेप्ट करता है, वो भी टेंसर फॉर्मेट में क्योंकि टोकनाइजेशन में होता है। फिर हमने क्या किया फुल कन्वर्सेशन निकाली, जैसे इनपुट डी टोकन जो भी अपने चैट टेम्पलेट में यूज किया ये वाला, ठीक है, आउटपुट लेबल जो कि ये वाला है, और टोकनाइजर डॉट एंड ऑफ स्ट्रीम एंड ऑफ सीक्वेंस टोकन, ठीक है, ये लगा दिया। तो अपने को आउटपुट कैसा चाहिए, अब ऐसा चाहिए, ये अपने को चाहिए अगर क्वेश्चन पूछे तो, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया अपन ने कि भाई एक बार देखा कि भाई ये जो ये आ गया ना फुल कन्वर्सेशन, इसको भी अपने को आउटपुट तो आ गया, इसको वापस से क्या बोलते हैं ना टोकनाइजेशन करो, फिर उसके ऊपर अपन जो भी फंक्शन रन करेंगे, जो भी चीज़ होगी वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिया टेक्स्ट, फिर इसको लिया रिटर्न टेंसर पाईटॉर्च, ये इसको टेंसर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। जितने भी एड स्पेशल टोकन है ना हमने फॉल्स कर दिए, क्यों, क्योंकि हमने खुद नहीं लगा दिए सारे के स्पेशल टोकन, जैसे बीओएस लगा दिया, ईओएस लगा दिया, एंड ऑफ टाइम लगा दिया, ये हमने खुद नहीं लगा दिया, तो तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या आएगा फिर, एक तो आएगा क्योंकि हमने टेक्स्ट लिया है ना, तो शुरुआत में अपने जब है ना ये किया था ना यहाँ पे, ये देखो हेलो वर्ल्ड पे टोकनाइजर लगाया था, तब क्या आया इनपुट आईडी आई और एक अटेंशन मास्क आया। अपने को क्या चाहिए इनपुट आईडी चाहिए, तो जो भी यहाँ पे आया टोकनाइजर लगाने के बाद दो चीज आई होगी, एक तो इनपुट आईडी आई होगी, एक आई होगी अटेंशन मास्क। हमने क्या किया इनपुट आईडीज को अलग करके इनपुट टोकनाइज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर हमने क्या किया इसको करके भाई जो वैल्यू है ना, अपने को जो इनपुट टोकन है ना, एक तो इनपुट आईडी कौन सी है ये वाली आ गई, इनपुट आईडीज में जो भी अपने क्वेश्चन पूछेंगे ना वो, जैसे कि विच इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न जेन एआई, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वो जो लास्ट वाला छोड़ के आ गया, यहाँ तक आ गया ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है इनपुट टोकनाइज में क्या कर रहे हैं लास्ट वाला छोड़ के पूरा उठा लो, जितना भी है इनपुट आईडीज में सारा आ जाएगा, मतलब ये वाला, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहे हैं पहला वाला छोड़ के पूरा उठा लो, तो ये वाला, ठीक है। तो इनपुट आईडी आ गई और टारगेट आईडी आ गई। अब हम इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। उसके लिए अपन को एक न्यूरल नेटवर्क का टॉर्च के अंदर एक और क्लास होती है न्यूरल नेटवर्क नाम से, उसको हमने इंपोर्ट किया, ठीक है। फिर हमने कैलकुलेट लॉस का फंक्शन लिया और इसमें दो इनपुट लिए, एक तो इनपुट जो सॉरी इसमें तो एक तो लिए लॉजिक्स और एक लिए लेबल्स। फिर इसके अंदर हमने क्या किया है लॉस फंक्शन डिफाइन किया है, तो क्या कर रहा है ये वाली चीज ले रहा है क्रॉस एंट्रोपी कैलकुलेट करके लॉस फंक्शन में डाल रहा है, ठीक है। मतलब कि जब हम फंक्शन लेंगे लॉजिक डॉट व्यू करेंगे तब ये काम होगा, और क्रॉस एंट्रोपी जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। फिर हमने क्या किया मॉडल को ट्रेनिंग फेज में डाल दिया, ठीक है। और ऑप्टिमाइजर यूज कौन सा किया है एडमडब्ल्यू, एडमडब्ल्यू में हमने मॉडल के पैरामीटर यूज कर लिए, कितने वो सारे के सारे पैरामीटर, जितने भी अपने जो मॉडल के अंदर पैरामीटर्स है ना वो सारे के सारा पैरामीटर्स यूज कर लिए, जितने भी 1 बिलियन पैरामीटर्स है ना वो के सारे पैरामीटर्स यूज कर लिए। और लर्निंग रेट हमने रखी 3e-5, 3e-5 एक तरह से हिट एंड ट्रायल होता है, जरूरी नहीं मैंने जैसे लगी आप भी रखो जरूरी नहीं है, पर इसका मतलब होता है 3 × 10⁵, ठीक है। और वेट डीके हमने लिया कितना 0.01। ये वेट डीके क्या होता है, ये एक रेगुलराइजेशन टेक्निक होती है, जो पैरामीटर्स है ना बहुत बड़ा हो जाता है ना कभी कभी,
उसके वेट्स तो बहुत बड़े हो जाते हैं, तो उससे ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम ना आए, तो ये हम एक तरीके से उन वेट्स के ऊपर पेनल्टी लगाते हैं कि भाई जब जब भी वो वेट ज़्यादा हो जाए, तब वेट डिके लगाते हैं उसके ऊपर, ताकि वो वेट ज़्यादा ना हो, एक तरीके से पेनल्टी की तरह। और ये ऑप्टिमाइजर का काम होता है। ठीक है, हमने क्या किया फिर, फंक्शन रन किया, जहाँ से आउटपुट आएगा, हमने मॉडल में इनपुट आईडी दी कि भाई ये वाली इनपुट आईडी है, यहाँ पे आया, और यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा कि भाई ये चीज़ है, इसका आउटपुट ये आया। हमने उसका आउटपुट का लॉजिक निकाला। लॉजिक मतलब कह सकते हैं अपन उसका रॉ फॉर्म, कि भाई आउटपुट जैसा आया ना, उससे पहले जितनी भी प्रिडिक्शन विडिक्शन जो भी चीज़ आई होगी, वो चीज़ लेके हमने कैलकुलेट लॉस में डाल दिया। ठीक है, और टारगेट आईडी जो हमारे पास थी कि भी कौन सा अपने पास, कैसा अपने पास आउटपुट आना चाहिए, ठीक है, उसका मीन लगा के लॉस में डाल दिया। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे चलते हैं वापस से, कैलकुलेट फंक्शन कॉल हुआ, जो कि हर बार कॉल होगा। ठीक है, हमने क्या किया, कैलकुलेट कॉल किया, फिर लॉस फंक्शन में क्या हुआ, ये क्या यहाँ पे क्या किया अपन ने, स्टेप को चेंज किया। अगर 3D है तो उसको 2D किया है, स्टेप को चेंज किया है, किसके हिसाब से, अपने लेबल के हिसाब से, अपना लेबल जैसा दिखता है ना, उसके हिसाब से हमने उसके लॉस जो भी लॉजिक्स आ रहे हैं ना, उसको हमने चेंज किया है, लॉस फंक्शन में डाला है। लॉस फंक्शन अपना काम करेगा और क्रॉस एंट्रोपी निकाल के दे देगा, और हम क्रॉस एंट्रोपी को वापस यहाँ पे रिटर्न कर देंगे लॉस के रूप में। ठीक है, अब क्या होगा कि जब ये लॉस आ गया, तो ये चेक करेगा फिर हमने को कि भाई जो भी ट्रेनिंग फेज हुई है ना, तो उसमें ये कैलकुलेट करता है कि भाई कौन कौन से वेट है ना, जितने भी वेटेज है ना, कौन कौन से वेट ने कितना कितना लॉस कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, कि भाई ये वाली चीज इतने 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 लॉस कंट्रीब्यूट किया है, इतने इतना का वो लॉस कंट्रीब्यूट किया है, जितने भी पैरामीटर्स है उस सब के ऊपर चेक करेगा। और ये जो भी जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना, इसको अपन कहते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, और ये ग्रेडियंट के हिसाब से ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप होता है ना, ये क्या करता है, उस ग्रेडियंट के हिसाब से पैरामीटर्स में वेटेज को चेंज करता है कि भाई तुमने इतना वेट लॉस को तूने तूने इतना लॉस है ना अपना कंट्रीब्यूट किया है, उसके हिसाब से तेरा वेट अभी अपडेट हो गया, ये वाला होगा, ताकि तू आगे से अपना लॉस थोड़ा कम कंट्रीब्यूट करे या फिर ऐसा कुछ कर सके। ये होता है। अब ग्रेडियंट के हिसाब से लॉस सारे अपडेट हो गए, फिर क्या हुआ, फिर जो ग्रेडियंट आया है ना, उसको हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। ठीक है, और जो भी लॉस आया है ना, उसका आइटम को हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो अपन ने ये सब चीज़ें की। अभी एक बार वापस रन करके देख लेते हैं कैसे चीज़ें कर रही है। ओके, मैंने यहाँ ऊपर वाली चीज़ें चलाई नहीं, वहाँ से कन्वर्सेशन चल गया, फिर हमने टोकन्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने क्या किया, आउटपुट लेवल ले लिया, उसको डीटोकनाइज कर दिया कि भाई चैट टेम्पलेट दिखता कैसा है, कैसे यूज करना है। फिर हमने क्या किया, फुल कन्वर्सेशन लगा दिया, तो दिख रहा है। अब ये देखो, फुल कन्वर्सेशन में क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, मॉडल चल गया। अब लास्ट में क्या आ रहा है, ये आउटपुट लेवल भी ऐड हो गया, बेस्ट प्लेस टू लर्न जेन ए आई कोहोर्ट 1.0 चाहे कोड भाई यूज कर यूज फ्यूचर। और ये जो टोकनाइजर ईओएस टोकन हमने यूज किया था, वो यहाँ पे आ गया। अब इसको हमने को क्या करना है, टोकनाइज करना है। ये जो चैट टेम्पलेट यूज किया है, ये टेम्पलेट को हमको टोकनाइज करना है। तो सिंपल सी बात है, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट को टोकनाइज किया तो ये आ गया। फिर हमने इसकी इनपुट आईडीज और टारगेट आईडीज निकाल ली। ठीक है, फिर कैलकुलेट लॉस पे चेक कर लिया कि फंक्शन कैसे काम करता है। फिर हमने क्या किया, ट्रेनिंग फेज में डाल के काम कर दिया, तो ये काम करेगा। अब तो ये देखो चीज़ें चल रही है। ठीक है, ऐसे चलती है। और अगर एक बार चल जाए, भगवान का चल तो जाए, तो जितना ज़्यादा लूप चलाओगे, जितना ज़्यादा, तो आपको मैं ना यहाँ पे जितना ज़्यादा क्या बोलते हैं ना, लूप चलेगा ना, उसके हिसाब से। अब जैसे ये स्टार्ट हुआ ना 0.03 से खत्म हुआ, तो अगर एक और बार अगर मैंने रन कर दिया ना, तो उतना तो वो मॉडल ट्रेन हो चुका है, उसका तो कुछ नहीं। अगर आप वापस से ट्रेन करोगे ना, तो 0.3 से एक्यूरेसी मतलब बढ़ते बढ़ते बढ़िया रहेगा, मतलब कि जीरो पे चली जाएगी, मतलब कि एकदम
तो ये चीज़ होती है, हम मॉडल में ये चीज़ करते हैं, ट्रेन करते हैं चीज़ें, ठीक है? अब ट्रेन तो कर लिया अपन ने, पर अब चेक भी तो करना पड़ेगा भाई चीज़ें चल रही है नहीं चल रही है। तो आपने पूछा विच इज़ द बेस्ट प्लेस टू लर्न, ये नहीं आई। फिर इसको क्या किया, अप्लाई टेम्पलेट किया, वापस से टोकनाइज़ किया, और ये टोकन है ना यहाँ गया, ठीक है? और इसका आउटपुट आएगा 35 टोकन, और यहाँ से अपने को जनरेट होगा आउटपुट। ये देखो, तो जो हमने ट्रेन किया था ना, वो आउटपुट आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? मैंने जो पूछा है, करवाया है? मुझको एक बार एक वो लर्न रेट वाला बता सकते हो, लर्न रेट करता क्या है एग्जैक्टली? क्या हुआ? कौन सा? लर्न रेट, ये जो एलआर लिखा है, अ, ऑप्टिमाइजर। एक है लर्न रेट और एक है तुम्हारा एडम डब्लू। मुझको बताओ ये एडम डब्लू एग्जैक्टली क्या होता है, मतलब, और ये लर्न रेट क्या है? एडम डब्लू का जो पैरामीटर हम लोग दे रहे हैं, ये वाला समझ में आया कि ये मॉडल वाला? पैरामीटर और वेट डिकॉय, हाँ। ये लर्न रेट ये वाला? और एडम, यस। हाँ, ठीक है। एडम डब्ल्यू क्या करता है, ऑप्टिमाइजेशन करता है कि कौन सा वेट क्या करना है, मतलब जो भी पैरामीटर्स है ना, अपने जितने भी 1 बिलियन पैरामीटर्स यहाँ डाल दिए, पैरामीटर्स पूरे, उसको ऑप्टिमाइज करता है किसके हिसाब से, इस लर्निंग रेट के हिसाब से, और ये वेट डीके लगाएगा इसके ऊपर, पैरामीटर्स के ऊपर, ठीक है? जब हम ये जब मॉडल चलेगा तो लर्निंग रेट ये रहेगी कि जब एक बार लूप चला तो इस लर्निंग रेट से काम चलेगा, दूसरी बार लूप चलेगा तो इस लर्निंग रेट से वो सीखेगा कैसे कैसे चीज़ें चल रही है, ठीक है? इसलिए यूज होता है ये चीज़ें। एडम डब्ल्यू क्या है, ऑप्टिमाइजर है। ऑप्टिमाइजर मतलब ये क्या करता है, वेटेज को चेंज करता है, वेट को अपडेट करता है, या फिर ये चेक करता है कि भाई कैसे कैसे चीज़ें चेंजेज हो रही है, किस लर्निंग रेट से चेंज हो रही है, ये सब चीज़ करता है। ओके, मतलब ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसपे ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है, और इसके हाँ, पैरामीटर्स वो ले लेता है, और जिस हिसाब से तुम उसको एडम लर्निंग डब्ल्यू क्या रेट बोलोगे। करता है, वो इसको है ना, ये जितने पैरामीटर्स दिख रहे हैं ना, इतने पैरामीटर्स को ये अपडेट करता है अपने हिसाब से। जैसे यहाँ पे लॉस डॉट बैकवर्ड आया ना, यहाँ पे क्या हम्म, हुआ कि जो ये कैलकुलेट हुआ भाई किस किसने कितना कितना लॉस कंट्रीब्यूट किया है, तो ऑप्टिमाइजर क्या करेगा, अपने यहाँ पे जो पैरामीटर्स में जाएगा और अपने वेट को चेंज करेगा, पैरामीटर्स की वेट को चेंज करेगा कि भाई कि तुम्हारा वेट ये ऐसा था, तेरी लैंडिंग रेट ये है, पर सही नहीं कर रहा है, तो अपना वेट थोड़ा चेंज करो। तो ये सारे पैरामीटर्स, जितने भी पैरामीटर्स जो कि लॉस को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, उनके वेटेज को चेंज कर रहा है। ओके, समझ गया मैं। लास्ट में ऑप्टिमाइजर क्या करता है, जो भी अपने पास जितने भी जो ग्रेड आया था ना यहाँ पे, कि भाई कौन सा इतना लॉस चेक कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, इस हिसाब से अपने को जितनी भी ऑप्टिमाइजर वेट दिए, हाँ, तो ग्रेड वापस से वही यूज ना हो जाए, ऐसे ग्रेड क्या, ये जो जितनी भी लॉस है, हमने आपने एक बार अपडेट और उनको आगे अगली बार आएगा, नए अपडेट कीजिए ना, वापस हम No. Yes, could you confirm, is it only me or you guys also having issue with Gravit's voice? हाँ, मुझको भी, मैंने चेक किया इसके इंटरनेट। ब्रो, तुम्हारा वॉइस ना प्रॉपरली आ नहीं रहा। तो बोलना चाहिए ना भाई। नहीं जस्ट अभी हुआ। मैं अभी मतलब, अभी हाँ, अभी हुआ। जस्ट आई चेक, हाँ, मतलब मैं सोचा कि मेरे एंड से हो रहा है कि नहीं, तो मैंने क्विकली थोड़ा देख लिया कि मेरा इंटरनेट स्पीड क्या है। उसके बाद मैं उठा, मतलब बोलने ही वाला था। तो कहाँ से ब्रेक होना स्टार्ट हुआ? नहीं अभी ठीक है। लास्ट तक तुमको अभी जब कुछ तुमने जब नहीं है। स्टेप और ऑप्टिमाइजर का पूरा बोल दिया, उसके बाद से जब फिर से एक बार स्टार्ट किया, वहां से पूरा ब्रेक हो गया।
हाँ, तो वापस समझा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो बोला करो अगर डाउट, अगर हाँ आता नहीं है ना तो बोल दिया करो भाई आवाज़ नहीं आ रही है। मैं भी थोड़ा देख लूँगा मेरे। We'll let you know, अगली बार बोल। तो हमने क्या किया, टॉर्च के ऑप्टिम में से एडमडब्ल्यू ऑप्टिमाइज़र को पहले इंपोर्ट किया, ठीक है? और मॉडल को हमने ट्रेनिंग फेज़ में डाल दिया। फिर ऑप्टिमाइज़र क्या है? ऑप्टिमाइज़र है ना एडमडब्ल्यू, वो क्या करता है, ये सारे पैरामीटर्स लेता है, लर्निंग रेट ये लगाता है, वेट डिके ये लगाता है। वेट जब हम क्या करेंगे, जब हम वेट अपडेट करेंगे ना, तो कोई-कोई पैरामीटर पे वेट बहुत ज़्यादा लग सकता है। या फिर कुछ किसी पे भी ज़्यादा लग गया तो ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम आ सकता है ना। तो ये एक तरीके से पेनल्टी के रूप में उसके ऊपर लगा दी जाती है कि भाई तेरा वेट जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो तेरा वेट डिके कर देते हैं अपन 0.01 के हिसाब से अपना वेट डिके खुद कर ले। तो वो अब जैसे अपडेट किया, जैसे किसी का वेट ज़्यादा हुआ, तो वेट डिके उसके ऊपर लग जाएगा पेनल्टी के रूप में कि भाई तेरा वेट ज़्यादा हो रहा है तो कम कर ले। ये चीज़ ऑप्टिमाइज़र करता है एडमडब्ल्यू, ठीक है? फिर हमने जो कैलकुलेट लॉस किया है ना, जो कि ऊपर से लॉस आया है, वो क्या करता है, चेक करता है कि पूरे जो पैरामीटर्स में कहाँ-कहाँ लॉस कितने कितने कौन-कौन से पैरामीटर्स ने कितना-कितना लॉस कंट्रीब्यूट किया है। और जो ये कंट्रीब्यूशन होता है ना, उसको अपन बोलते हैं ग्रेडिएंट, ठीक है? और ये ग्रेडिएंट के हिसाब से ऑप्टिमाइज़र क्या करता है, ये वाला स्टेप क्या करता है, अपने पैरामीटर्स में जाता है, फिर वहाँ करता है कि भाई तेरे तेरे वेट्स इतने हिसाब से होने चाहिए पर इतने नहीं हो रहे हैं, तेरा वेट ज़्यादा, तेरा लॉस, तेरा वेट ज़्यादा दिखा रहा है, तो तू अपना वेट थोड़ा चेंज कर ले इस ग्रेडिएंट के हिसाब से। तो वो सारे के सारे वेटेज को चेंज कर देता है यहाँ पे, ठीक है? अब ग्रेडिएंट का काम तो खत्म हो गया, तो ऑप्टिमाइज़र वापस क्या करता है, जो ग्रेडिएंट आया है ना, उसको ग्रेडिएंट को 0 कर देता है और अपने को लॉस आइटम मिल जाता है, ठीक है? अब अपने जैसे ही लॉस आया, फिर हमने सारे अपडेट कर दिए। अब जैसे ही वापस आएगा ना, तो वापस से लॉस कैलकुलेट होगा किसके ऊपर? जो अपडेट हुए हैं ना जितने भी पैरामीटर्स, उसके ऊपर कैलकुलेट होगा लॉस। फिर वापस से वही चीज़ चलेगी कि भई पहले अपडेट हुआ था, पर अभी भी थोड़ा बहुत चेंजेज़ लग रहा है, तो तुम जाओ वापस अपडेट करो चीज़ें और वापस से ग्रेडिएंट को कर दो 0। इससे ये अपने हिसाब से लर्न करता रहता है कि भाई मॉडल ट्रेन हो रहा है पूरा, इसी तरह ट्रेन होता है। कोई डाउट है? हेलो? अभी तक तो नहीं। प्लीज कंटिन्यू। मैंने वैसे ये सारी की सारी इरेजर और ये जो फाइल है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। माइक बंद मत करना, ठीक है? रखना कोई, मेरा पहली बार है ना इसलिए। नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हो। हम गोइंग गुड। आप आगे बताते रहो। चलो ठीक है। तो मैंने जैसे पहले बताया था ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है, तो यहाँ तक ट्रेन हो गया वो पूरा। अभी एक्यूरेसी कितनी आ रही है? इतनी। वो 0 के निकट पहुँच चुका है पूरा। अगर एक और वहाँ रन किया, वो रन हो जाएगा, पर मेरी मेमोरी में इतना है या नहीं वो ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे 15 जीबी है ना, तो मैंने 10 जीबी तो ऐसे ही यूज़ कर लिया है, ठीक है? एक बार वहाँ रन करके देख सकते हैं अपन। ये देखो, और भी कम हो गया। इसी तरह 0 के हिसाब से चलता रहता है, ठीक है? फिर हमने क्या किया, इसको टेस्ट करने के लिए क्या किया, यहाँ पे ये किया, भाई हमने कंटेंट दिया विच इज़ द बेस्ट प्लेस टू लर्न जेन एआई, ठीक है? तो हमने इसका अप्लाई चैट टेम्पलेट करके टोकनाइज़ करके इनपुट में आ गया टोकनाइज़ पूरा जो भी है। मॉडल को बोला कि तुम ऐसा इस इनपुट को लो, ये इतने मैक्स टोकन तुम यूज़ करना और आउटपुट जनरेट करो। आउटपुट किसमें आएगा? आउटपुट होएगा आएगा टोकन में आएगा। वापस से उसको अपन को डी-टोकनाइज़ करना पड़ेगा। डी-टोकनाइज़ करने के लिए एक ऑप्शन होता है टोकनाइज़ में, बैच डिकोड नाम से। वो क्या करेगा, आउटपुट लेगा, स्किप स्पेशल टोकन, जो भी ये स्पेशल टोकन्स आते हैं ना जितने भी, जैसे बीओएस हो गया, ईओएस हो गया, एंड ऑफ टर्म हो गया, इन सबको वो स्किप कर देगा। अगर अपन ये वाली चीज़ नहीं करें तो पूरा का पूरा यहीं पे लगा देगा।
ठीक है। और यहाँ पे हमने जैसे ही प्रिंट किया, द बेस्ट प्लेस टू लर्न जेन ए आई कोड चाहे कोड यूज ओपन कोड यूज टेम्पलेट। ठीक है, ये है फाइन ट्यूनिंग, फुल पैरामीटर फाइन ट्यूनिंग। समझ में आया? हाँ। ठीक है, ओके। अब अपन चलते हैं, इसी का ही एक थोड़ा सा बड़ा रूप होता है, वो डेटा सेट के साथ करते हैं। आप इसी को ही थोड़ा बड़े से करते हैं डेटा सेट के साथ। ये तो सर ने बताया था, ये बहुत बेसिक कोड था जितना मैंने देखा था। हाँ, मेरा कोड ये रहा। हाँ, अगर ये वाला समझ में आ गया तो लोरा और क्लोरा में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लगेंगे खत्म, उसके बाद कुछ भी नहीं है। ठीक ये है, वाला किस किस डेटा सेट पे करा है आप? हाँ हुआ। डेटा सेट के बारे में थोड़ा सा बताना। जैसे अपन ने वो किया था ना, पीयूष सर वाले में क्या किया था, सिर्फ एक ही किया था कि भाई ये वाला इनपुट है, ये वाला आउटपुट आना चाहिए, बस इतना। एक लाइन का ट्रेनिंग किया अपन ने। अब मैंने क्या किया कि जो एक कस्टम डेटा सेट होता है ना, जैसे कि मैंने यूज किया है, इसमें कस्टम डेटा सेट यूज किया है ये वाला, ये वाला ऑसम चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स। इसमें क्या है, हम क्या करेंगे कि भाई इनपुट में एक कुछ भी देंगे, जैसे कि इंटरव्यूअर नाम से दे दिया या कुछ भी, तो वो क्या करेगा, उसके हिसाब से प्रॉम्प्ट जनरेट करने का एक हमने मॉडल ट्रेन कर रहा है। तो भाई अगर मैं कुछ भी वैल्यू दूं उसको या फिर कुछ भी वर्ड दूं, तो उसका प्रॉम्प्ट लिख के दे मेरे को, इसके ऊपर हम ट्रेन करेंगे। ठीक है, जैसे ये दिख रहा है, अगर ये स्क्रीन चला है, ये स्क्रीन दिख रही है। हाँ हाँ। हाँ, तो ये डेटा सेट दिख रहा है, ये देखो। जैसे अपन लिख देते हैं एथेरियम डेवलपर, अगर ये लिखूंगा तो मेरे को आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली ना आने में प्रॉब्लम आएगी, पर वो हम कह सकते हैं 90% चांसेज में हम कह सकते हैं वो जनरेट करके देगा ऐसा आउटपुट। ठीक है, और जैसे एसईओ प्रॉम्प्ट है, वो उसके हिसाब से ये वाला चीज लिख के जनरेट कर देके देगा। जैसे अपन ने किया था ना, उसमें पीयूष सर ने क्या लिखा था कि भाई आउटपुट ऐसा आना चाहिए, इनपुट अगर हम ऐसा दे तो मैंने क्या किया कि भाई जो भी डेटा सेट हम यहाँ से लेंगे, और इनपुट में हम ये सारी चीज़ें देंगे। अगर ये सारी चीज़ें देने से आउटपुट अगर ऐसा आ रहा है, तो समझ लो अपना मॉडल ट्रेन हो गया। यही है पूरा। ठीक है, तो करें स्टार्ट। हाँ हाँ ब्रो बिल्कुल। सेम, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट ब्रो ये अब तुम जो अभी जो कर रहे हो कि डेटा सेट दे रहे हो, ये सेम अप्रोच इमेजेस के लिए भी होगा, सिर्फ मॉडल वो इमेज वाला यूज करने से? इमेजेस में भी होगा। हाँ, अप्रोच ओके, सिमिलर ही रहता है, सिर्फ बट उसमें मॉडल एक चेंज हो हाँ, जाएगा। सिमिलर रहेगा, पर उसमें मॉडल अलग होगा फिर। देखो उसमें क्या होगा, जब हम विजन का ट्रेनिंग करेंगे ना, तो उसके लिए फिर अलग अपने को ये वाली चीज अलग से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे ऑटो मॉडल कॉजल एलएम यूज हो रहा है ना, तो उसके लिए शायद विजन का कुछ यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये लैंग्वेज मॉडल यूज कर रहे हैं अपन, टेक्स्ट टू टेक्स्ट का हो रहा है ना, यहाँ पे ये यूज हो रहा है। तो अपने को आपको चेक करना पड़ेगा विजन के लिए कौन सा क्लास इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर है ना उसके साथ डेटा सेट के साथ कैसे काम करता है वो चीज़ें देखनी पड़ेगी आपको फिर। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। हाँ। ठीक है, सेम यहाँ भी वही होगा। हम सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर्स इंस्टॉल करते हैं, यहाँ भी रन रन ही करना पड़ेगा। अगर ये वाला कोड समझ में आ गया ना, तो लोरा में अराउंड 10 से 15 लाइन एक्स्ट्रा है, कुछ ज़्यादा नहीं है। लोरा में कितना 15 लाइन है,
और उसमें 10 लाइन एक्स्ट्रा है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। ओके वो एक टाइम पे एक ही सेशन लेता है ना, हाँ वो सेटअप प्लेटफॉर्म कर का रहा हूँ मैं, लिमिटेशंस है, फ्री है ना। वही तो वापस से करना पड़ेगा, स्टार्ट हो रहा है। So meanwhile it is installing, does anybody have any doubt? हाँ, डाउट पूछो, ऐसा तो नहीं है कि नहीं समझ में आ, या तो समझ में ही नहीं आता, या फिर ऐसा है कि भाई मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। नहीं मैं आप बढ़िया समझता हूँ समझ भाई 90 किसी को इतना नहीं समझ में आता है, मैं समझता हूँ जितना, नहीं आप अच्छा समझा रहे हो, फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग गुड। इसलिए। और मेरा लॉजिक ये है कि अगर एक बार में किसी को समझ में आ जाए तो वो बहुत बड़ा चीज़ होती है, पर इतना समझ में आता नहीं है। तो देखते हैं अपन। Learning is a iterative process, no need to worry. हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉल कर दिया, ये हगिंग फेस की लाइब्रेरी है जो कि हमने बताई थी पहले, ये हगिंग फेस का टोकन है जो इससे हम विद मॉडल को। सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ आई बोलो। सजेस्ट जो चीज हम पहले कर चुके हैं ना, आप उसको स्किप कर दो जल्दी से ताकि सबका टाइम चलो, बचेगा। सही है सही है, ठीक है, ये कर दिया, रन तो पूरा ही करना पड़ता है। हाँ वो तो है। यहाँ पे डिवाइस आ गया, यहाँ पे हमने ये सारी चीजें ले ली, यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर वाले जो पहले वाले में और उसमें एक ही किया है, हम यहाँ पे डेटा सेट कौन सा यूज ले रहे हैं, ऑसम चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि अगर ये कुछ भी अपन इनपुट में ये वाली चीज़ों में से कुछ भी दे, आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए, तो आई वांट यू टू एक्ट लाइक अ फुटबॉल कमेंटेटर, ऐसा कुछ आउटपुट में आना चाहिए। इसके लिए अपन कर रहे हैं, मॉडल ट्रेन करेंगे। हमने टोकनाइजर को इंस्टॉल किया, टोकनाइजर को टेस्ट किया, फिर वापस से मॉडल को इंस्टॉल किया, जो कि हो रहा है। आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। चलो चलो ठीक। ये हमने मॉडल को ले लिया, मतलब इम्पोर्ट कर लिया। हेलो। आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करो। चलो ठीक है। डाउनलोड हो चुका है। हमने क्या किया, डेटा सेट से लोड डेटा सेट को लिया, और जो डेटा सेट हमने लिया था ना, जो हमने ऊपर डेटा सेट यूज किया था, कहाँ पे, ये रहा, ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही अपन ये रन करेंगे तो ये बता देगा कि डेटा सेट आ गया है। डेटा सेट में दो कॉलम है, एक तो एक्ट है, एक है प्रॉम्प्ट, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये तो डेटा सेट आया है ना, उसको हम क्या करेंगे, क्या बोलते हैं ना, उसको वापस से चैट टेम्पलेट किया था ना अपन उसमें, कि भाई जो भी टोकनाइजेशन कर रहे थे ना, सारे के सारे जो भी डेटा आ रहा था, उसमें तो क्या था कि सिर्फ एक लाइन को टोकनाइजेशन करना था। इसमें पूरा जितना इतना बड़ा डेटा सेट है ना, उसको टोकनाइज करना है। उसके लिए क्या करेंगे, एक फंक्शन में हम डेटा सेट को डालेंगे, एक बार में एक एग्जाम्पल जाएगा, मतलब बैच फॉल्स दे रखा है ना, बैच 1 2 3 4 5 जितना हो ना, उसके हिसाब से जाएगा। मान लेते हैं अगर फॉल्स दे रखा है ना, तो हर एक का एक एक एग्जाम्पल जाएगा। तो मान लेते हैं कितनी रोज है,
203 रोज है ना, तो ये क्या करेगा, मैप फंक्शन चल रहा है और 203 बार ये फंक्शन चलेगा, यहाँ से वैल्यू आएगी और अटेंशन मास्क और इसमें जाएगी, ठीक है। और हमने ये सारी चीज़ें हटा दी। अभी हम ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन क्या करता है, उस अप्लाई चेक टेम्पलेट करता है, सिंपल सी बात है, बाकी चीज़ें कुछ भी नहीं करता ये सारी चीज़। हमने क्या किया, जो कन्वर्सेशन थी ना ऊपर यूजर के साथ और असिस्टेंट के साथ, हमने क्या किया, इस चीज़ की एग्जाम्पल में ले लिया हमने, इनपुट में क्या लिया, एक्स लिया, और जो असिस्टेंट देगा वो हमने दे दिया यहाँ पे आउटपुट में, कि प्रॉम्प्ट में आउटपुट कैसा आएगा ये कन्वर्सेशन में दे दी, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई चेक टेम्पलेट हो रही है और सारा का सारा काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या आ गया, टोकनाइज डेटा सेट आ गया। कैसे, ये रहा डेट, इसमें एक तो इनपुट आईडीज और मास्क है और नंबर ऑफ रोज कितनी है, 203 डेटा सेट को हमने टोकनाइज कर लिया है, ठीक है। अब क्या है कि कभी कभार क्या होता है कि जो टोकनाइज डेटा सेट होता है ना, हम टोकनाइज करते हैं, पर कभी कभी वो इनपुट ऐसा जाता है कि भाई वो टोकनाइज होता ही नहीं है या फिर कोई खाली रह जाता है, हम इसको फिल्टर कर देते हैं कि जो जिसकी भी लेंथ है ना, इनपुट आईडी ग्रेटर देन 0 है, उसको हम है ना एक अलग वापस से निकाल लेते हैं, और जिसकी भी 0 या 0 से मतलब छोटी है जो भी है, कोई काम का नहीं है, 0 है, कुछ मतलब तो है नहीं, उसको हटा दें। ये चीज़ करने के बाद भी अपने पास कितनी रोज आ रही है, ये मतलब कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट सही हुए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, डेटा लोडर यूज किया, जो कि डेटा लोड करने के लिए काम आएगा। वहाँ से यूटिलिटी के डेटा लोडर से ट्रेन किया। जो टोकनाइज डेटा सेट है उसको हमने यहाँ किया, और बैच साइज कितनी दी है, 8। 8 मतलब कि 203 रोज है ना, तो एक बार में 8 रोज आएगी डेटा लोडर में, मतलब कि हर बार में 8 रोज लोड होगी। ऐसे करते करते तो कितने बार बनेगा, 26 बार ये चीज होगी, ताकि पूरा डेटा लोड हो जाए। समथिंग 208 होता है और 25 में 200 समथिंग ऐसा कुछ हो जाता है। तो ये फंक्शन कितनी बार चलेगा, अराउंड 26 बार ये चलेगा, ठीक है। हमने क्या किया, लॉस फंक्शन, हमने वही चीज़ की है यहाँ पे भी, लॉस फंक्शन यूज किया है। यहाँ पे भी पूरा वही है, हमने क्या फुल पैरामीटर फाइन ट्यूनिंग की है ना यहाँ पे भी, अभी तक लोरा या क्लोरा यूज नहीं किया है, तो सेम टू सेम यहाँ भी यूज किया हुआ है, 3 - 5 और वेट डी के ले लिया 0.01, ठीक है। यहाँ पे इपोच हमने 3 ही लिए हैं, वहाँ 10 लिए थे क्योंकि एक ही लाइन थी, ठीक है। यहाँ 3 इपोच लिए हैं एक डेटा सेट के ऊपर। एक डेटा सेट में कितनी रोज है, अराउंड 203 रोज है, तो 3 बार चलने के लिए उस फंक्शन को, जो लूप चलेगा ना, उसको अपने को 609 बार वो लूप चलेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऐड कर दी फाइन ट्यूनिंग, उससे पहले सारी चीजें वापस रन करनी पड़ेगी। यहाँ तक आ गया। ये फंक्शन क्या करता है, सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे एक्स ले रहे हैं और ये चैट टेम्पलेट टोकनाइज कर रहा है, पूरे की जो भी चैट टेम्पलेट है ना उसको टोकनाइज कर रहा है। ये फंक्शन रन हो गया यहाँ से। फिर हमने इसको फिल्टर कर लिया, जो भी 0 है या उससे कम है उसको हटा लिया। हमने डेटा लोडर यूज कर लिया, जिसमें बेस साइज कितनी ले ली, 8 ले ली, कि भाई एक बार में 8 रोज आएगी डेटा लोडर में। ये लॉस फंक्शन है जो कि हमने यूज किया है यहाँ पे। फिर ऑप्टिमाइजर हमने यूज किया था, पहले ही बताया था मैंने। फिर हमने क्या किया, मॉडल डॉट ट्रेन किया और यहाँ पे फाइन ट्यूनिंग स्टार्ट कर दी है। और ये पूरा का पूरा लगभग सेम ही है, वो फंक्शन चलता है, ठीक है। तो ये फंक्शन जब चलेगा, हाँ नाइस, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट साइड नॉट टू, नेक्स्ट टोकन आई एम गुड टोकन सेक्टर, नाइस नाइस, अगर आया समझ, अभी तो चला था, लेट्स ऑप्टिमाइजर यूज किया है हमने, नंबर ऑफ रिपोर्ट यूज किए हैं हमने,
फाइन ट्यूनिंग स्टार्ट किया ना। रन हो रहा है, होने देते हम कैसे काम करता है देखते हैं। दिख रहा है? हाँ ये हर एक के लिए चल रहा है अभी, ठीक है। ये 26 स्टेप चलेगा एक बार के लिए, क्यों? क्योंकि एक बार में 8 आ रहा है ना, इसलिए। जस्ट टू ठीक है, ऐड अ यहाँ इंफॉर्मेशन ये जब ग्रवित कितने स्टेप्स पे चलता है डज नॉट मैटर। जो नंबर ऑफ एपॉक्स है ना वो आपके लिए मैटर करता है कि आप उसको कितने बार पूरे डेटा सेट पे रन करना चाहते हो। एंड द नंबर ऑफ लॉस, ये लॉस आपका जीरो हो रहा है या नहीं या कम हो रहा है या नहीं। देखते हैं। It is okay, we can skip on the how many steps it is taking, that is fine। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन उतना लर्निंग रेट भी क्रूशियल नहीं मैटर करता है यहाँ पे चीज़ों में। है। लर्निंग रेट एक बहुत जरूरी पैरामीटर है, लाइक वो उसको हाइपर पैरामीटर बोलते हैं। एंड देन वो एक क्रिटिकल हो पार्ट हो तो रहा जाता है, है। मतलब देखे तो। हाँ बढ़िया हो रहा है। Is ऐसा there कर any सकते हैं doubt अपन। so far? आप पूछो। बोलो। तो Any doubt in data set or how to collect data set or something like that? और आवाज नहीं आ रही, द्रवित मतलब थोड़ी कम हो आवाज गया आ क्या? रही। हेलो द्रवित, हो गया क्या? थोड़ा सा बचा। रन हो रहा है। हाँ, धीरे धीरे कम होता रहेगा। अपना जितना मेमोरी के हिसाब से देखे ना, तो मेरे मेमोरी के हिसाब से इतना ही चलेगा। 13.3 GB यूज कर लिया है। मैं ज़्यादा बट एफर्ट जब चला भी आपने नहीं मॉडल डाउनलोड किया था तब वो 2 GB का था। जीपीयू में तो यहाँ एक्सपैंड पे होके हो 13 GB का हो गया। फिर चेक। कम तो हो रहा है, देखते हैं। अगर ज़्यादा एक बार रन हो जाएगा ना, अगर मैं एक बार और रन कर पाऊंगा तो कर लूंगा, पर नहीं हो पाएगा क्योंकि वो मेमोरी ले लिए पहले। तो किसी को डाउट आ रहा है तो बोल दो एक बार। ऐसा तो नहीं है यार, किसी को डाउट नहीं आता। एक बार कंप्लीट कर लो तब पूछेंगे, मतलब मिडिल में इसलिए मैं रोक नहीं रहा क्योंकि बहुत हो सकता है कि डिस्टर्ब हो जाए, तो एक बार कंप्लीट कर लो, मैं पूछता, मुझको है डाउट्स 2-3 जगह। अब चैट में पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा लाइक मीनवाइल। अगर फिजिबल रहा तो मैं चैट में रिप्लाई कर दूंगा। यू डोंट हाँ हैव टू ठीक है, मैं वेट दैट। नहीं नहीं कोई इशू है नहीं, मतलब एज सच। तो इस तरीके से लेट मी हो नो। गया, ये 0 पॉइंट समथिंग पे आ गया। और कह सकते हैं एक बार के लिए, ठीक है। ये ट्रेनिंग हो गई है, हमने क्या किया ये सारा कंप्लीट हो गया है। अब क्या है, ट्रेनिंग मॉडल में था ना ये, तो हम इसको इवेल्युएशन में डाल देते हैं। वही अभी इवेल्युएशन में डाल रहे हैं। Then, अभी क्या पोजीशन कौन सी डाल दी अपन, इंटरव्यू की डाल दिया एक बार। ये जो इनपुट है ना अपन दे रहे हैं, रोल दे रहे हैं यूजर, पोजीशन कौन सी दे रहे हैं, इंटरव्यूअर की। हमने चला, चल गया। इसका हमने अप्लाई चेक टेम्पलेट करके इनपुट टोकन जनरेट कर दिया। इसके ऊपर हमने आउटपुट जनरेट कर लिया।
हो चुका है। अब इस आउटपुट को हम रन करके देखते हैं। तो लगभग आ गया कि आई वांट टू एक्ट एज I want you to act as a position interviewer. You will reply me result with the result of interview as just an object and format of class and एक बार वापस करके देख लेते हैं अगर आएगा। यहाँ पे अपन कुछ और है यहाँ से उठा के अगर रन हुआ है तो Instead AI from this, writing future लिखता है। okay. uh, हाँ, ट्राई दिस। उसके बाद एक कुछ रैंडम चीज लिख के देना उसको। वी शुड आल्सो हाँ गेट ठीक है लाइक देखते हैं। रैंडम चीजों पे क्या जवाब देता है। पोजीशन आई थिंक आल्सो बी रिमूव्ड। Will reply the steps to help improve student improve their writing. Write only steps and nothing else. No side explanation. Your reply is not noted. हाँ अब बोलो क्या लिखना है। मूवी एक्टर। क्या हुआ मूवी एक्टर। हाँ, जस्ट पोजीशन भी हटा देना प्लीज। हटा के देखते हैं। जी। आई वांट टू के आगे क्या आ रहा है उधर कोड क्यों ब्रेक हो रहा है आई वांट टू वो मैच टोकन दिया ना मैं आ गया ठीक अच्छा अच्छा अच्छा। एक्स्ट्रा है समझ में आया ये ऐसे हाँ, काम करता है। ज्यादा अब वेट लेती है so I think that's fine. Can you try one डाउट more thing and then we will move? I think this is what I want to try. हाँ हाँ ठीक है Or ट्राई I करता think है। we should try. Okay, we should try in the Laura. You can continue because it is already like 11 बजने वाले. We should be concluding soon. ये लॉरा ट्राई करता है। भाई फटाफट इसको कंप्लीट करके रैप करते हैं। ऑलरेडी 1.25 घंटे हो गए। मेरे को लगा आधे एक घंटे में खत्म हो जाएगा इतना ही कंटेंट लेना था। But you have done good research, solid content. ये वापस से यहाँ से इसको Gravit, this time हाँ instead of running one cell each time, there is a button in the top says run all. उसको क्लिक कर देना, आपके सेल रन हो जाएंगे and then you can explain. कर दी हाँ, वो रन होता रहेगा. Now you can start explaining. It will save time. इसमें हेलो Please continue. ओके तो स्टार्ट करते हैं अपन उसमें अपन ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे थे ना इसमें है कि
इसमें हम है ना एक और लाइब्रेरी का यूज करेंगे, पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग का नाम से। ये भी इंटरेस्ट नहीं बनेगी, ठीक, पर इसका यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे ये ऐसे टोकन यूज किए, ऐसे टोकन लिए, डिवाइस सेटअप कर लिया, ले लिया, फिर हमने ये सारे डेटा सेट यूज कर लिए, हम ये टोकनाइजर भी यूज हो जाएगा। यहाँ पे 16 भी यूज हो रहा है और नहीं है तो 32 यूज हो जाएगा। यहाँ पे मेन ये चीज़ है बस, इसका काम है जो पैरामीटर एक्सटेंड का काम है, ठीक है। हमने क्या किया, ऊपर बेस मॉडल यूज किया है ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मॉडल मॉडल ले लिया, टॉर्च ले लिया, जो भी चीज़ यहाँ पे मॉडल आ गया ना, हम क्या करेंगे उससे पहले है ना एक लोरा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, एक तो रैंक देंगे, जो मैंने रैंक आपको पढ़ा चुका हूँ कि रैंक से क्या क्या चीज़ें होता है, कितने पैरामीटर्स होते हैं, वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर ये है लोरा अल्फा। लोरा अल्फा क्या करता है, लोरा अल्फा क्या करता है, एक स्केलिंग फैक्टर है, जो कि जो लोरा के जो वेट्स है ना उसको स्केल करने में हेल्प करता है कि वो वैल्यू किसके हिसाब से बढ़ेगी, कितने हिसाब से वो स्केलिंग फैक्टर कितना हिसाब से बढ़ाना अपने को, ठीक है। तो ये जनरली रैंक से डबल रहता है, मतलब आता है, अगर रैंक 8 है तो अराउंड इसकी वैल्यू 16 रहेगी, ठीक है। और फिर हमारे पास टारगेट मॉड्यूल है। टारगेट मॉड्यूल में कितनी, एक दो छः, 6 लेयर्स है। तो 6 लेयर्स में तो एक क्यू प्रोज, वी प्रोज, ओ प्रोज, के प्रोज, ये तो है इसके लिए अटेंशन के लिए, अटेंशन लेयर से इनको अपडेट करना है, ठीक है। अप्रोच और डाउन प्रोच है फीड फॉरवर्ड लेयर, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें ये एलएलएम में होती है, इसके ऊपर ही अपन सारी चीज़ें अपडेट करेंगे। जो भी वेटेज अपडेट होगा, जो हमने पूरा पैरामीटर्स पे कर रखा था ना सारा, वो अब सिर्फ इन इन लेयर्स पे होगा। क्यू प्रोज, वी प्रोज, ओ प्रोज, अब के प्रोज, ये सारी लेयर्स है, इसके ऊपर ही सारा वेट अपडेट होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट क्या होता है, एक होता है ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट में हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें क्या करते हैं, रेगुलराइजेशन टेक्निक होती है ये वाली। ये क्या है कि भाई ये ओवर फिटिंग से कम करने के लिए यूज होती है। जैसे ही कोई वेट ज़्यादा बढ़ता है तो हम उस रैंडमली किसी भी जो ज़्यादा बढ़ने वाले वेट्स होते हैं ना, उसको हम है ना वहाँ से इग्नोर कर देते हैं या हटा देते हैं, ताकि वो वेट ज़्यादा नहीं होगा उसका और ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक है। और टास्क टाइप का अपना कैजुअल अलग है, मतलब कि लैंग्वेज मॉडल है। फिर हमने क्या किया, ये लोरा कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दी और बेस मॉडल यूज करके लोरा कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर सेट की, तो इससे एक नया मॉडल क्रिएट होगा, जो का जो होगा लोरा मॉडल, ठीक है। यहाँ पे लोरा मॉडल क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें क्या है, थोड़ा देखो, इसमें पैरामीटर्स कितने हैं, 6,52,000 अराउंड कितने, 65 लैक्स है। कितने में से 1 बिलियन में से सिर्फ 65 लैक्स बन गया है ट्रेनेबल पैरामीटर्स, मतलब कि 0.64% हो गया पूरा जितना है ना, उस डेटा सेट में से हम इतने को ट्रेन करेंगे, उसी के ऊपर हम वेटेज को अपडेट करेंगे, उसी के ऊपर सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। वो सेम टू सेम है, बाकी सारी चीज़ें यहीं पे है कि भाई हमने डेटा सेट यूज किया ना, तो जो मॉडल पहले बेस मॉडल यूज कर रहे थे अपन हर जगह, यहाँ से उठा के ये वाला मॉडल यूज करते थे, अब हम क्या करेंगे, ये वाला मॉडल यूज करेंगे। कौन सा, ये वाला मॉडल, जो गेट पैरामीटर मॉडल आया था ना, जो लोरा मॉडल बनाया अपन ने, हम अब उस मॉडल को यूज करेंगे हर जगह। मतलब जैसे ही, जैसे हमने यहाँ पे डेटा सेट ले लिया, फिर लेंथ निकाल ली, फंक्शन लगाया, उसको टोकनाइज किया, फिर ये यहाँ से सारी चीज़ सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है, वो पूरा का पूरा सेम ही रहेगा। यहाँ पैरामीटर्स वो सारे मॉडल, अब यहाँ मॉडल कौन सा है, वो लोरा मॉडल है, उसके पैरामीटर्स चेंज होंगे, क्योंकि हमने जो चेंजेस किए हैं ना टारगेट मॉडल जो हमने दिया है उसमें, उसी को चेंजेस करेगा फिर ये, ठीक है। और सारे का सारा सब चीज़ें सही चलेगी, सारी की सारी चीज़, ये है पूरा अभी तक जितना है। Oops.
चेंजेस हो गए नहीं, तो फिर हमने फाइन ट्यूनिंग कर लेंगे, कंप्लीट इवेल्युएशन होगा और फिर हम देंगे यहाँ पे स्पोर्ट्स में, अभी हम क्वेश्चन देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये चल गया, फिर हमने आउटपुट जनरेट हो रहा है ये वाला, I want you to act as a spoken teacher, English improver. You are hiring a student practicing English in their conversation skills. He do not give an answer, but instead of ask question regarding learning and offering suggestion. ये वाला आउटपुट आएगा। तो सिंपल सी बात है, हमने इसमें कुछ भी इतना यूज नहीं किया है। हमने क्या किया, डोरा कॉन्फ़िगरेशन यूज किए और मॉडल को लिया और एक नया मॉडल कन्वर्ट करके यूज कर दिया, और पिछला वाला सारा चीजें सेम है, कुछ चेंजेस नहीं। Gravit, can you do one thing over here? तो लास्ट हाँ। वाले में हमने यहाँ पे क्यूरी किया था ना, मूवी एक्टर लिखा था, वो वाला फिर हाँ। से लिखो। हम चेक करते हैं इसका आउटपुट सेम आ रहा है। सेम तो नहीं आएगा भाई, वो उसके हिसाब से हो रहा ना, कभी यूज कर रहा होगा। लेट्स सी क्या आता है, कितना डिफरेंस आ रहा है देखते हैं। सेम नहीं आएगा, पर उसका डेटा सेट ठीक है। बाकी हम कैसे देंगे कि हम एक वर्ड से कैसे वो प्रॉम्प्ट क्रिएट कर रहा है, पूरा अपने को कॉन्टेक्स्ट भी तो देना होता है ना, पर उसको कॉन्टेक्स्ट दे रखा है हमने, उसके ऊपर थोड़ा बहुत ट्रेन कर रखा है ना, तो वो उसके हिसाब से दे रहा है। एक्यूरेसी बाय थोड़ी करती है। प्रीटी मच सेम आंसर आएगा, एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा बट मिलता जुलता आएगा। हाँ, मिलता जुलता है, वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो कर लेगा, आंसर लगभग आ जाएगा। मतलब आप जितना ज़्यादा ट्रेन करोगे ना, उसके हिसाब से डेटा सेट के हिसाब से आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो द ओनली एडवांटेज ऑफ फ्लोरा मुझे जो लग रहा है वो ये है कि इससे डेटा टाइम सेट कम बचता है, है। टाइम बचता है, डेटा सेट कम है, ट्रेनेबल पैरामीटर कम हो जाएंगे, तो ओके, इसी के ऊपर नंबर यूज ऑफ जो डेटा सेट में 203 लाइंस थी वो अभी भी सेम है। होगा। आवाज कट गई। जो डेटा सेट में 203 लाइनें थी वो अभी भी 203 ही है, बट हमने मॉडल का साइज यहाँ पे कम कर दिया यूजिंग लॉरा। हमने हमने क्या किया यहाँ पे, ये देखो, हमने क्या किया, पैरामीटर्स कितने हैं, 1 बिलियन पैरामीटर्स है यहाँ पे। हमने लोरा टेक्निक लगाई और पैरामीटर, ट्रेनेबल पैरामीटर कितने हो गए, 65 लैक्स। तो हमने मॉडल छोटा कर दिया, राइट। छोटा कर दिया। अब ट्रेन कितना कर रहे हैं, 0.6 पे ट्रेन कर रहे हैं, और वो जो ट्रेन होगा वो पूरा मॉडल में ऐड हो जाएगा। तो मैंने जो यहाँ पे बताया था ना, guys anyone have doubt in Laura? चलो मैं फ्लोरा भी समझा देता हूँ आगे, उसके बाद सारे डाउट एक साथ ले लेंगे। हाँ, और इसमें प्रॉब्लम आएगी, फिर मेरे को वापस चालू करना पड़ेगा ये वाला। नहीं कोई बात नहीं भाई, इट इज ओके, आप क्यों लो रहे हो अब तक। तो फिर फ्लोरा चालू करते हैं हम। मैं बता दूँ, बाकी तो सारे रिपीटेटिव है, सारा सेम ही है, कुछ चेंजेस नहीं। हाँ, you can just go to the key code and share like run, चलेगा तो सेम ही। तो you can click on, आप रन ऑल पे क्लिक कर दो और मीनवाइल आप सेम इस ऑल्सो
Skip the normal code that we have already seen 3 times. ऑन कर देते हैं। इसमें भी अपन पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग की लेंगे। इसमें एक और लेंगे अपन, बिट्स एंड बाइट्स होगा इसमें है, बाकी सब चेंज कुछ नहीं। हमने टोकन लिया, टोकन को लिया, फिर यहाँ पे डिवाइस सेट किया, फिर बिट्स एंड बाइट्स यूज कॉन्फ़िगरेशन निकाली कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। फिर डेटा सेट लिया, टोकनाइजर लिया, ये है मेन फ्लोरा का मेन काम जहाँ पे चलता है, बाकी कुछ भी नहीं है। इतना सा काम है फ्लोरा का, फिर यहाँ पे ऐड हो जाएगा बाकी सारा पूरा सेम, ठीक है। यहाँ समझते हैं ये बात है ना। कौन यहाँ कुछ भी आप नाम दे दो, कोई मैटर नहीं। यूज क्या कर रहा है, बिट्स एंड बाइट्स कॉन्फ़िग यूज कर रहा है। लोड किसमें कर रहे हैं अपन, ऑर्बिट में लोड कर रहे हैं अपन, ठीक है। और ऑर्बिट क्वांटाइज NF4 है, मतलब कि ये मतलब कौन सा फॉर्मेट यूज करना है अपने को क्वांटाइजेशन के लिए, वो चीज़ है कि भाई नॉर्मल फ्लोट यूज करना है या फिर BF4 यूज, FP फ्लोर यूज करना है, फ्लोटिंग प्रिसीजन 4 यूज करना है या फिर नॉर्मल फ्लोट 4 यूज करना है क्वांटाइजेशन के, ठीक है। फिर ये क्या है, डबल क्वांटाइजेशन, मतलब कि एक बार क्वांटाइजेशन हो गया है, 4 बिट में कन्वर्ट हो गया है, बट कोई कोई होता है कांस्टेंट होता है जो कि कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो हमने क्या किया, डबल क्वांटाइजेशन लगा दिया, ताकि अगर एक बार अगर वो कोई नहीं हो पाया हो तो हम उसको क्या बोलते हैं ना, क्वांटाइज कर देते हैं वापस से, ताकि वो डबल बार क्वांटाइज एक तरह से आ, पहला 4 बिट में कन्वर्ट नहीं होगा तो हो ही जाए, इसलिए यूज करते हैं। फिर ये क्या है, BNB 4 बिट कंप्यूट डी टाइप, ये क्या करता है, जो हमने 4 बिट यूज किया ना, फिर जब कंप्यूटेशन होगी तब ये क्या करता है, उसको डीक्वांटाइज करता है BF16 में, टाइम के लिए, तो छोटे से टाइम के लिए वो कन्वर्ट कर लेता है, उस जो वैल्यू है ना उसको फ्लोट 16 में कन्वर्ट कर लेता है सिर्फ कंप्यूटेशन के लिए, ठीक है। ये है कॉन्फ़िगरेशन किसकी, फ्लोरा की, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे मॉडल लिया, मॉडल लगाया, हमने क्वांटाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन में क्या डाला, NF4 कॉन्फ़िग, ये क्वांटाइजेशन हो गया। फिर यहाँ पे पूरा सेम, यहाँ पे हमने फ्लोट 16 लिया है, ये बेस मॉडल आ जाएगा यहाँ से। फिर सेम, फिर हमने सेम लोरा टेक्निक लगाई यहाँ से, और लोरा टेक्निक लगाने से पैरामीटर सेम रहेंगे, बस इसकी साइज फिर से छोटी हो जाएगी और ज़्यादा छोटी होगी, बाकी पूरा सेम, कुछ चेंज नहीं। हेलो, लगभग वो जो मैंने समझाया था ना NF4 कॉन्फ़िग, उसके अलावा फ्लोरा में कुछ भी नहीं है। सिर्फ है ना, फ्लोरा क्या करता है, जो भी डेटाबेस आया है उसको 4 बिट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बस इतना काम करता है, बाकी सारा काम लोरा करता है। Okay. किसी को डाउट है तो अपन ने सारी चीज़ें कर दी। एक तो सिंपल सर ने जो समझाया था फुल पैरामीटर एक लाइन पे, फिर हमने डेटा सेट के साथ भी फुल पैरामीटर एफिशिएंट कर लिया था। फिर हमने क्या किया था, लोरा टेक्निक भी पढ़ ली और फ्लोरा टेक्निक भी पढ़ ली, ठीक है। I think Abhijit, now you can ask the doubts, all of the doubts that you have. हाँ, तो बेसिक मतलब अभी बहुत कुछ मुझको क्लियर हो भी गया है। तो बेसिकली हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि लोरा में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा बेस मॉडल है, उस बेस मॉडल में हम कुछ फिर छोटा था। कॉन्फ़िगरेशन ऐड करते हैं कि इससे हम पूरे पैरामीटर्स को ना ट्रेन करके स्पेसिफिक कुछ पैरामीटर्स को ट्रेन करेंगे, मतलब ट्रेनेबल पैरामीटर्स होगा और प्रोसेस वो सेम ही रहेगा, राइट? हाँ, हाँ, कुछ लेयर्स को ट्रेन करेंगे, जैसे मैंने दिया था ना टारगेट मॉड्यूल में, क्यू प्रोज, वी प्रोज, ओ प्रोज, क्यू प्रोज, जो भी अप प्रोज, डाउन प्रोज, वो लेयर्स है उसको ट्रेन किया जाएगा बस। लेकिन पूरा हम लोग ट्रेन नहीं करेंगे। जैसे
फुल में क्या पूरा होता है ट्रेन कि नहीं होगा। सारी वो, हाँ उसमें क्या होता है कि पूरे हम लोग जितने भी मान लो 1 करोड़ 2 करोड़ जितने भी पैरामीटर्स है सबको कर रहे थे, इस टाइम पे हम सिर्फ लेयर्स को हाँ टारगेट करेंगे, मतलब स्पेसिफिक आउटपुट लेने के लिए। और क्यू लोरा में हम लोग हाँ पहले कॉन्टिनाइज कर रहे हैं कि पहले हम लोग उसको 4 बिट में कन्वर्ट कर लिया, तो इससे ऑलरेडी वो तुम्हारा बहुत छोटा हो जाएगा मॉडल। उसके बाद हम लोग लोरा हाँ टेक्निक लगा रहे हैं कि उस छोटे मॉडल में जो लेयर्स है उस लेयर्स को टारगेट करो ट्रेन करने के लिए, उसके बाद उन लेयर को हम लोग ट्रेन करो। मतलब फ्लो ऐसा सही ही है। है, राइट? हाँ यही है। फिर यू लार्ज लार्ज स्केल क्या है? लार्ज स्केल जो अपडेट हो रहा है ना, मतलब हाँ, बोल सकते हो, क्या बोलना चाहते हो? देखता हूँ हाँ यूज किया। हाँ की बात कर रहा हूँ। फिर बोल रहा था कि ये लार्ज स्केल तीन कहाँ? कौन से नहीं नहीं, मतलब मेरा पूरी यही था कि ऑन अ लार्ज स्केल कहाँ पे यूज होता है ये मॉडल, लाइक लॉरा फाइन ट्यूनिंग, क्या एप्लीकेशन? जैसे कि एक मॉडल फाइन ट्यूनिंग ठीक है, बट कौन से डेटा सेट पे फाइन ट्यूनिंग करेंगे हम? जैसे एक तो मोस्टली तो इमेजेस का सर ने बताया था, ध्रुव सर ने बताया था इमेजेस के लिए था, और दूसरा क्या यूज कर सकते हैं, लाइक एक्सेल डेटा वगैरह पे कर सकते हैं क्या? किसी भी डेटा सेट पे कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। यस, हाँ इसको आप एक्सेल के डेटा सेट पे यूज कर सकते हो। देन अगर आपकी कोई जैसे लेट्स से ई कॉमर्स का बहुत सारा डेटा है, यूजर्स का डेटा है आपके पास, या फिर किसी सेल्स सिस्टम का डेटा है, उसके ऊपर आप यूज कर सकते हो। फाइन ट्यून मॉडल आपको वहाँ चाहिए होंगे जहाँ पे आप चाहते हो कि स्पेसिफिक आंसर ही आए और आपका डेटा चेंज नहीं होता। जैसे कि लॉज जनरली चेंज नहीं होते लीगल सिस्टम में, किसी कंपनी के पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन से लॉज हैं, वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। जो हमारे रेगुलर जो कानून है, गवर्नमेंटल लॉज है, वहाँ पे ये इजीली हम यूज कर सकते हैं। एडवांटेज ये रहेगा कि आपको रिसोर्सेज कम लगेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल सिस्टम की कम हो जाएगी, क्योंकि लॉज आपके लिखे हुए हैं। अगर आप एक स्पेसिफिक क्यूरी करते हो कि एक ट्रक ने कार को ठोक दिया फॉर एन एग्जांपल, तो उस केस में कौन सा लॉ लगेगा, आप वो सिचुएशन का डेटा बना के और फिर मॉडल को फाइन ट्यून कर सकते हो। और फिर जब आपको जरूरत होगी तो आप उसमें इनपुट दोगे और आपको फाइनल आउटपुट मिल जाएगा कि ये धाराएं लगती है, राइट। तो वो एक एग्जांपल है कि आप लीगल प्लेसेस पे इसको यूज कर सकते हो। वो आपको एक्सट्रैक्ट करके इंफॉर्मेशन देगा, क्योंकि जनरली आप फाइन ट्यूनिंग वहां पे यूज करना चाहोगे जहाँ पे चीजें फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं हो रही है, या फिर आपका डेटा सेट डायनामिक नहीं है, एनवायरनमेंट डायनामिक नहीं है। जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में और फ्रॉड डिटेक्शन में भी आप कर सकते हो। मेडिकल हेल्थ केयर में भी चीजें उतनी जल्दी चेंज नहीं होते, बीमारियों के जो कॉजेज रहते हैं वो सेम ही रहते हैं। तो अगर आपको कोरोना होगा तो उसके कुछ पर्टिकुलर चीजें होंगी, सिम्टम्स होंगे, उसी के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि हाँ ये चीज है। या फिर लेट से आप कोई और इंजीनियरिंग इंजरी है, उसके कुछ पर्टिकुलर डिफरेंट सिम्टम्स होंगे, वो चेंज नहीं होता है। उस सिनेरियो में आप फाइन ट्यून करना प्रेफर करोगे। कंपेयर की रैग आपको तब लगेगा, मैं एक थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बजाय इसके आपको रैग तब लगेगा जब आपकी चीजें काफी डायनामिक है और वो रेगुलरली आपको अपडेटेड डेटा के साथ में आंसर करना है। इस केस में फाइन ट्यूनिंग आप वहां पे यूज करोगे बड़े लेवल पे। लाइक आपका क्वेश्चन यही था, राइट, कि लार्ज स्केल पे कहाँ यूज कर रहे हो? तो लार्ज स्केल हेल्थ केयर सिस्टम में आप यूज कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो लार्ज स्केल। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एंटरप्राइज में लेट्स से सेल्स फोर्स एक ग्लोबल कंपनी है, वो लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि उनके प्रोसीजर्स चेंज नहीं होते। वो स्टैंडर्ड जो भी चीजें स्टैंडर्ड प्रोसीजर में होती हैं, जिस जहाँ पर भी काफी ज्यादा एक फाइनाइटनेस है, फिक्स है, चीजें रिजिड है, वहां पे आप यूज कर सकते हो और यूज होती है। आपने सुना होगा चलो जैसे लास्ट कि टाइम। मतलब अपने, हाँ, रिसोर्स रिसोर्स कम लगेंगे अपने, और
और स्पेसिफिक आंसर्स मिलेंगे। गॉट इट। जी और कुछ? लाइक आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले न्यूज आई थी, लाइक इट इज बीन 1 साल से ज्यादा हो चुका है कि एलएलएम जब नया नया आया था तो उन्होंने ऐसा टेस्ट किया था कि ये लीगल सिस्टम में कितना अच्छा है। तो बीच में ऐसी न्यूज आई थी कि जो नए मॉडल्स आए हैं वो तो लॉयर्स को भी हरा दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ उनका कितना नॉलेज है और वो कैसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। ये उसका एक लार्ज स्केल पे एप्लीकेशन था है कि जो लॉ फर्म से बड़ी बड़ी वो एलएलएम को फाइन ट्यून करके यूज करती है एज एन असिस्टेंट। जैसे हमने हमारा कर्सर बनाया था वो भी इसका एक यूज केस ही है, बट वो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट जस्ट इज कि फाइन ट्यून मॉडल को इस तरह के यूज केसेस में यूज कर रहे हैं और हो रहा है। या गॉट इट, थैंक्स। Okay. और कुछ डाउट? Is anything else? Anything that you don't like what we have explained or could have been better? किसी को डाउट ही नहीं आ रहा? Okay, guys, so I think everything goes well here. यस। Okay, shall we wind it up? मैं इरेजर की फाइल शेयर कर दूंगा। क्या हुआ? इरेजर है ना मेरा, इरेजर फाइल, इसमें सारी हाँ, चीजें दे रखी मैंने। ये भेज देना ना, आप लिंक कर भेज देना देना। प्लीज। हाँ। Yeah, please share the links of all the files. So, Prabhat, you please share the video link again today as well. And pardon? Whenever you feel free. Garvit, do share this link in the general of this Discord channel. ओके 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 Okay, so ओके। I think it was a nice session. Thanks, Garvit and Meghraj. Garvit and Meghraj, kindly DM Kshitij. Okay, he might be requiring asking you some details about you. So make ओके sure ओके you DM them and thank you for the lecture. Chalo, guys. ओके। Bye bye. Good थैंक यू। night. बाय। Thank you. Thank you for the Bye. opportunity. Good night. Good थैंक यू। night. Bye bye. Sure. Bye. अब तक कर्सर पे करेंगे कुछ?